नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उन लोगों से आपका परिचय करवाऊंगा। सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ हृदय, बसंत और विकास। आप इन सब से परिचित हैं, हमेशा चर्चा में इनको सुनते रहते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। इसके अलावा चर्चा में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रही हैं ऐश्वर्या सोनावने। ऐश्वर्या हमसे बेंगलुरु से जुड़ रही हैं। पाकिस्तान मामलों पर रिसर्च एनालिस्ट हैं और कई सारे न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स में आप इनके आर्टिकल्स, लेख पढ़ते रहे हैं। आज ऐश्वर्या से हम जो बातचीत करने वाले हैं उसमें भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने की सुगबुगाहटें हैं। हमने सुना किस तरह से दोनों देशों के 100 से ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं, जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को और बातचीत फिर से शुरू करने की बात पहल की है। इसके अलावा ट्रैक 2 के तहत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े राम माधव हैं, उन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं कुछ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ रहेंगी तो हम समझेंगे कि ये कहाँ तक जा सकती है, इसका कितना डीप इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इसके कोई सकारात्मक पॉजिटिव निष्कर्ष निकल सकते हैं। साल भर पहले ख़ासकर जब हमारे दोनों देशों के बीच में जो हॉस्टाइलिटी थी, जो दुश्मनी थी, एक अलग लेवल पर पहुंच गई थी और दोनों देश एक लड़ाई लड़कर, युद्ध लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसमें ये बातचीत की पहल कितनी संभावनाएं जगाती है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें, जो हमारे साथी हैं उनसे मैंने आपका परिचय कराया। जो इस हफ्ते की मेजर सुर्खियां हैं, जो हेडलाइंस हैं, वो विकास आप लोगों तक को पहुंचाएंगे थोड़ी देर में। मैं बस एक दो चीज़ें जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दूं। विश्व कप फुटबॉल चल रहा है इस समय, पूरी दुनिया फुटबॉल के इस खुमार में है। न्यूज़ लॉन्ड्री पर अगर आप चाहते हैं फुटबॉल के बारे में समझना, भारतीय फुटबॉल की स्थिति को समझना, तो न्यूज़ लॉन्ड्री का एक पॉडकास्ट है लेट्स टॉक अबाउट के तहत एक पूरी सीरीज़ है इंडियन फुटबॉल के ऊपर। इंडियन फुटबॉल जिस पे अभिनंदन सीखरी ने इसको बनाया है और अभिनंदन का खुद का बहुत गहरा एक इंटरेस्ट का क्षेत्र है फुटबॉल। तो आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, सुने और समझें कि भारत का फुटबॉल कहाँ पर पीछे छूट गया। एक समय में भारत एशियाड क्वालिफाई कर चुका है, एक समय में वर्ल्ड कप में खेल चुका है और उस सब के बाद ओलंपिक में, और फिर भारत पीछे छूट गया। तो फुटबॉल के इस पूरे खेल को समझने के लिए लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल का हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं आप। और साथ में हमारा नया एक जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, नया शो शुरू होने जा रहा है, जो कि NLTNM बुक क्लब है, जिसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। 5 जुलाई को इस हमारा पहला ये डिस्कशन होना है और जो किताब है उस किताब का नाम है अ सूटेबल बॉय। तो इस किताब पर बातचीत होगी 6:30 बजे शाम को 5 जुलाई को, दिल्ली में ही पहला सेशन होगा। तो आप सब लोग अगर चाहते हैं इसमें शामिल होना, इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें, लिंक आपको इस पर मिल जाएगा। विकास, इस हफ्ते की जो मेजर हेडलाइंस हैं, आप पहले हेडलाइंस बता दें और फिर हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। तो इस हफ्ते की पहली हेडलाइन वही है जिसका आपने जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान के 117 प्रमुख लोगों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को संयुक्त पत्र लिखकर जो है जम्मू कश्मीर और बाकी मुद्दों पर बातचीत फिर से शुरू करने और इलाके में शांति की दिशा में कदम उठाने की अपील की है। पत्र पर भारत की ओर से 61 और पाकिस्तान के 56 प्रमुख लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें भारत की ओर से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मनोज कुमार झा, मीर वाइज, उमर फारूक, मणिशंकर अय्यर और रो के पूर्व प्रमुख AS दुल्लत समेत कई अन्य हस्तियां हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, नेशनल असेंबली के सदस्य इज़्ज़फ़ार भंडारा और परमाणु वैज्ञानिक जो हैं और लेखक परवेज़ हुडबॉय शामिल हैं। अगली हमारी सुर्खी, भारत ने पाकिस्तान से अपनी सज़ा पूरी कर चुके 188 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की तत्काल रिहाई और स्वदेशी वापसी की सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। मंत्रालय के अनुसार भारत के प्रयासों से 2014 से अब तक जो है 2661 भारतीय मछुआरे और 78 जो नागरिक कैदी हैं वो पाकिस्तान से रिहा कर वापस भारत लाए जा चुके हैं।
अगली हमारी सुर्खी, केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को जो है उसके प्रस्तावित यूज़र नेम फीचर जो है उसको रोल आउट करने से फिलहाल रोक दिया है। इस फीचर के जरिए यूज़र मोबाइल नंबर शेयर किए बिना जो है केवल एक यूनिक यूज़र नेम के जरिए एक दूसरे से जुड़ सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने का कहना है कि ये फीचर जो है फर्जी पहचान, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों का खतरा बढ़ा सकता है। अगली हमारी सुर्खी, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इस हफ्ते राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से जुड़ी जो कथित मानहानि कारक सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनको एकमुश्त हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि 5 ऐसी पोस्ट हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो अभद्र और मर्यादा की सीमा से बाहर हैं। साथ ही जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि राघव चड्ढा के बारे में जो पोस्ट हैं वो राजनीतिक आलोचना और व्यंग्य की श्रेणी में आती हैं जो लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं। अगली हमारी सुर्खी, तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें राज्य में किसी भी दिन गायें और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश 1976 के एक फैसले के आधार पर दिया था जिसमें दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में गायों के वध पर रोक की बात कही गई थी। राज्य सरकार का कहना है कि यह आदेश जो है तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है और सरकार ने दलील दी है कि कानून के तहत जो है 10 साल से उम्र से ज़्यादा की ऐसी गायें जो है जो कि काम करने या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हैं उनका ही वध जो है प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा सकता था। अगली हमारी सुर्खी पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 संशोधन विधेयक पारित कर दिए। इन संशोधनों के तहत कलकत्ता हाईकोर्ट के मई 2024 के आदेश के अनुरूप ओबीसी सूची से कई मुस्लिम समुदायों को हटाया गया है। साथ ही राज्य में ओबीसी आरक्षण जो है अब 17% से घटकर 7% रह गया है। इसके अगली हमारी सुर्खी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सितंबर 2020 से जेल में बंद जो छात्र कार्यकर्ता हैं उमर खालिद, उन्होंने द गार्जियन अंग्रेजी अखबार को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लंबे समय तक मुकदमा पूरा किए बिना जेल में रहना जो है जेल में रहने की वजह से कई बार उनका मानसिक संतुलन जो है वो डिसबैलेंस हुआ है और गिरफ्तारी के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू है। अगली हमारी सुर्खी है कि अमेरिका ने रूस के सैन्य औद्योगिक तंत्र को कथित तौर पर सामान और तकनीक उपलब्ध कराने के आरोप में जो है प्रतिबंधित 4 भारतीय कंपनियों को अपनी प्रतिबंधित सूची से हटा दिया है। इन कंपनियों में आरआरजी इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्नोलॉजी, लोकेश मशीन्स, गैलेक्सी बेयरिंग और शौर्य एरोनॉटिक्स शामिल हैं। इन पर नवंबर 2024 में प्रतिबंध लगाए गए थे। और आखिरी हमारी सुर्खी, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है गुरुवार देर रात दिल्ली पहुँच गया। इस बार मानसून तय समय से जो है 5 दिन देरी से आया है लेकिन ज़ोरदार बारिश से जो है गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। हालांकि मुंबई, उत्तराखंड और बाकी पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से कुछ परेशानियां भी शुरू हुई हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून जो है उसमें बारिश में करीब 50% की कमी आई है दिल्ली में। जी, दिल्ली में मानसून, दिल्ली के मानसून। हाँ, तो ये सुर्खियाँ। तो मानसून आज हमारी बातचीत का एक विषय भी होगा जो कि हमारा दूसरा विषय है और मुझे उम्मीद है कि हृदय इस विषय में कुछ नया आयाम जोड़ेंगे। नहीं, आप नहीं भी जोड़ेंगे तो आप निकलवा लेंगे कुछ न कुछ। ये हमारी जो पहली बातचीत है उससे पहले मैं, चूँकि बसंत हमारे साथ है और एक छोटी सी जानकारी, बसंत की आपने स्टोरी पढ़ी होगी, रिपोर्ट पढ़ी होगी, पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट थी उसमें हमने जाना कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो पूरा निवेश का जो पूरा खेल चलता है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, हालांकि अब ये हर राज्य में होने लगा है और इसमें जो चीज़ें, जो दावे किए जाते हैं उन दावों की असली हकीकत क्या है उस पर पूरी ये रिपोर्ट है। तो बसंत, थोड़ा सा अगर आप इसमें अपनी इस रिपोर्ट के बारे में, हालांकि ये रिपोर्ट जो है हमारी पेवॉल के पीछे हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, फिर भी बहुत ज़्यादा इसको रिवील किए हुए भी अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ, जैसे जो हमें समझ में आया कि ऐसी ऐसी कंपनियों से MOU साइन किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स रही हैं? साल 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, लखनऊ में हुआ था। इसके लिए अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग देशों में गए और वहाँ से बोला गया कि इन्वेस्टर ने इतना MOU किया। तो हम लंबे समय से ढूंढ रहे थे कि डॉक्यूमेंट मिल जाए इसका। तो जब मुझे डॉक्यूमेंट मिला तो हमने काम शुरू किया कि किन किन के साथ MOU किया है। तो हमारी जो अभी स्टोरी, इससे पहले की स्टोरी आई थी जिस पर हमने पहले बात की है, इस स्टोरी में है कि एक कंपनी है, बताया गया ये कंपनी है, उससे 1,65,000 करोड़ का MOU हुआ
बहुत बड़ा रकम है, 1,65,000 करोड़। ये नोएडा में इसकी ग्राउंडिंग होनी थी और सेमीकंडक्टर के लिए। तो और वो जब हम उसके बारे में ढूंढने लगे उस कंपनी के बारे में, तो जो MOU है वो मुझे मिला और MOU में उसका एड्रेस गाजियाबाद लिखा हुआ था। गाजियाबाद में एक अपार्टमेंट का पूरा इलाका है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया था कि ये एड्रेस है, सिर्फ वो क्रॉसिंग रोड लिखा हुआ था। फिर हमने उस आदमी को और ढूंढने लगे और थोड़ा डेप्थ में गए तो पता चला कि एक कंपनी है, उसने 18,000 करोड़ का MOU किया है। ये 1,65,000 करोड़ से अलग है। वो भी इसी जो इसमें डायरेक्ट जिनको चेयरमैन बताया गया उनका, वो उसमें डायरेक्टर हैं। अच्छा। और वो कंपनी हमें है। जब हम MCA पर गए 18,000 करोड़ कंपनी का डिटेल लेने के लिए, तो जब कंपनी खुलती है उससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं था। अच्छा। लेकिन मुझे उनका एड्रेस मिल गया, एग्जैक्ट एड्रेस वो कंपनी के फाइल में उन्होंने दिया था। तो मैं उनके घर पे गया। वो एक अपार्टमेंट है जहाँ किराए पे वो लोग रहते हैं, तो वहाँ वो नहीं है। तो मैंने गार्ड से पूछा कि ये व्यक्ति रहते हैं क्या, क्योंकि जो 18,000 करोड़ वाली कंपनी है उसमें 2 डायरेक्टर हैं, दोनों बाप बेटे हैं। तो गार्ड ने बोला, अरे इनको तो कई लोग बैंक वाले ढूंढते हुए आते रहते हैं, ये है। तो उन्होंने बोला कि ये लोग पैसे वैसे लेके गए हैं। तो एक कंपनी से जो है ही नहीं, उससे 1,65,000 करोड़ का MOU कर लिया सरकार ने सेमीकंडक्टर के लिए। और भारत में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप का है, गुजरात में चल रहा है। तो उन्होंने कर लिया, और एक 18,000 करोड़ का जो गोरखपुर, नोएडा, अलग अलग जगहों पे करना था। और जो 18,000 वाली कंपनी, उसने कोई कभी फाइल सबमिट ही नहीं किया है, इसने भी कोई काम नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में कोई इसने काम नहीं किया। एक तो है ही नहीं, एक ने काम ही नहीं किया। तो ये स्टोरी थी। फिर हमने थोड़ा उस इंडिविजुअल के बारे में और ढूंढने लगे, तो पता चला कि सेंट्रल दिल्ली में एक 5 स्टार होटल है। हाँ। उसमें वो गए और 3-4 दिन रहे और पैसा पेमेंट नहीं किया। हाँ। तो होटल वाले ने उन पर FIR करवा दिया। चाणक्यपुरी थाने में FIR है। फिर मैं गया, FIR की कॉपी भी निकाला। हाँ। ये सब होने के बाद फिर मैं, और उनको सवाल भेजना था, तो बात करना था। मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहीं कुछ, मतलब जो नंबर मुझे मिला था वो 18,000 करोड़ वाला डिटेल में, वो नंबर नहीं लग रहा था। कहीं से वहाँ गया अपार्टमेंट में तो नंबर नहीं था। तो ढूंढते ढूंढते मुझे उनका एक पॉडकास्ट मिला, जिसमें वो अपने आप को बिलियनियर बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बिलियनियर हूँ, मेरी ये कंपनी वो कंपनी है। जो इंटरव्यू पॉडकास्टर वो भी कह रहा है कि आप, वो बताते हैं कि कैसे एक बड़ा बिजनेसमैन बने। वहाँ से मैं उनके इंस्टाग्राम पे गया, और आप यकीन करिए इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, मैक्रोन के साथ एडिटेड फोटो है। विराट कोहली के साथ AI से बनाई हुई फोटो है। इवन जय शाह के साथ फोटो है, प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो है, और लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने 30 मिनट बिताया। और ये सारी डॉक्टर्ड फोटो है। हाँ, AI है, AI से एडिटेड है। मतलब हमने जब AI टूल में डाला तो 79% AI। विराट कोहली वाली तस्वीर में तो साफ साफ ये गर्दन वाले हिस्से से हम देख रहे हैं कि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है। मैक्रोन वाले में, और उनकी असली तस्वीर मैंने उनके पॉडकास्ट में उनको बैठ के बात करते हुए देखा, और दिन ये तस्वीरें देखी। तो उन्होंने सारी तस्वीरें AI, इवन उन्होंने उस पर डाला हुआ कि ये मेरे कंपनी के CEO हैं, ये फलाने हैं, ये बिजनेस देखते हैं। वो जो बताया कि ये CEO हैं, वो भी AI इमेज है। वो तो साफ साफ दिख रहा था AI इमेज है। तो इनका कुछ भी ओरिजिनल नहीं था, और इन्होंने अपने उस पर डाला हुआ कि AI अपना सब कुछ। ये वहाँ पे ये अपने आप को बोला कि मैं दावोस में भी गया हूँ, और दावोस में अपनी जो फोटो लगाई एकदम जैसे एडिटेड करके, आप आदमी ना आप एकदम स्मार्ट सा बना देते हैं। तो वो सब देख के लगा, और फिर मैंने उनसे रीच आउट भी किया। तो मैं उनसे बात भी किया कि सर ऐसे कैसे, मतलब आपने कौन। फिर मैंने नंबर निकाला, फिर बात भी हुई। वो मुझे घुमाने लगे। मैंने सवाल, कह रहे हैं कि मेरी कंपनी आपको जवाब देगी। मैं पूछता रह गया कि ये बताइए कि ये जो कंपनी है जिसने 1,65,000 करोड़ का MOU किया सेमीकंडक्टर के लिए, ये कंपनी कहाँ है? हाँ। तो कह रहे हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियल है। और उस कंपनी को आप गूगल पे डालेंगे तो उनके इंस्टाग्राम और उनके लिंक्डइन के अलावा कहीं इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, कहीं। हाँ, जो डॉक्यूमेंट हमने लिया यूपी गवर्नमेंट से, उसमें है वो टॉप इन्वेस्टर है वो यूपी गवर्नमेंट की नज़र में। तो एक पार्ट ये था इस स्टोरी का कि जो कंपनी है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और सरकार ने बोला था कि ये कंपनी 50,000 लोगों को रोजगार देगी। हृदय कुछ नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि मैं क्या था कि
मॉनसून चाहे कम हो, लेकिन बसंत की स्टोरियों की कोई कमी नहीं है, लगातार एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन आ रहे हैं। नहीं, पर ये जो ये स्टोरी है बसंत ने जो ये रिपोर्ट की है, ये एक ऐसे सिस्टम का क्या खुलासा है पूरा, कि कैसे कुछ लोग खुलेआम सरकार के नाम का इस्तेमाल करके और अपने लिए, बेसिकली क्या होता है ये मोडस ऑपरेंडाई, इसका पूरा मोडस क्या तरीका क्या है उसको अगर आप समझें थोड़ा सा, तो ये एमओयू दिखा के ये सारे लोग बड़े बड़े लोन लेते हैं बड़ी बड़े कंपनियों से, बड़े बड़े बैंकों से, और ये पैसा जो है किसका है, हमारा आपका पैसा है जो बैंकों में पड़ा है। ये लोन लेकर ये लोग बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, इसके बाद बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बैंकरप्ट हो जाते हैं और पैसा ख़त्म हो जाता है, डूब जाता है, जिसको एनपीए कह दिया जाता है या नॉन परफॉर्म। यहाँ पर सवाल हमेशा उठता है कि सरकार जो है, सरकार ने का ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस क्या है। जब आप जिस आदमी के साथ एमओयू करने जा रहे हैं, वहाँ पर 1,65,000 करोड़ का एमओयू करने जा रहे हैं आप, वो आपके इस एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को शो कर रहा है, सोशल मीडिया हर जगह फ्लॉन्ट कर रहा है, वहाँ पे जाएगा बैंकों से वो लोन लेगा, वो पैसा डूबने की गारंटी, बचने की गारंटी जो भी है। तो फिर ऐसे आदमी का पूरा बैकग्राउंड चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार, अगर मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, गृह मंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, ये सब लोगों की मौजूदगी में इतने सारे काम होते हैं, और फिर ये लोग ऐसे फ्रॉड, ऐसे लोगों के साथ ये दस्तखत हो जाते हैं, एमओयू साइन हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताता है कि कितना बेमतलब का, गैर ज़रूरी और एक सिनिस्टर मोटिव के साथ किया जा रहा है, कि कुछ लोगों को शायद इसमें फ़ायदा पहुंचाने की नीयत है कि आप उसका दिखा के और सामने से आप पैसे ले लो, लोन ले लो, आसानी से मिल जाएगा, फिर अब अपने अपने रास्ते चलो। और इसमें ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत कागजों में जो दिखाई जा रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी समय हमें राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनियों के बारे में पता चलता है जो 99% या जितना भी 95% उनका जो रेवेन्यू है या उनकी जो कमाई है वो है ही नहीं, इट्स जीरो। तो ये सिंपली ये दिखाता है कि मतलब एक तरह से एक नया नॉर्मल बन रहा है जहाँ कंपनियां जो चाहें फजिंग करें और जब चाहें वो जो है अपने आप को दिखाएं कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं और उस आधार पर करें, और अपने रसूख का जैसे इस्तेमाल वो फजिंग करके कर रहे हैं। और हमें फिगर्स जो हैं वो साफ, जो लगातार ट्रांसपेरेंसी की कमी जो कहा जा रहा है, इंडिया इज़ ए डेटा का ब्लैक होल बनता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास जो क्रेडिबल एजेंसीज जो सरकार की डेटा प्रोवाइड करती थी वो नहीं है। ऐश्वर्या, आप कुछ इस पर जोड़ना चाहेंगे, आपका अपना कोई ओपिनियन? आप बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं। मुझे तो सुन के अच्छा लग रहा है कि मुझे जानकारी ये मिल रही है कि मुझे चर्चा शायद वापस देखना ना पड़े, बट ओके। विकास? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर कि सरकार जो है ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, और देखा जाए तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो है सरकार की अंडरस्टैंडिंग ही ख़राब है, वो पता लग रही है इसमें साफ साफ कि सरकार जो है बिल्कुल समझ ही नहीं रही है। और जहाँ तक जो बसंत जिक्र कर रहे थे, तो उसमें एक चीज़ और, जब हमने स्टोरी पब्लिश की थी तो एक कमेंट आया कि ये नाम तो नकली थे ही, ये एआई से तस्वीरें तो बनी हैं, बट उसमें वो कमेंट ज़बरदस्त है कि जो एक उन्होंने सीईओ जिसको बताया है, वो जो हिंदी नाटक है एक धारावाहिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसकी जो मेन कैरेक्टर है अक्षरा सिंघानिया, वो नाम वहाँ है उनकी सीईओ के वेबसाइट पे। तो इस तरीके से हाँ, नाम और कैरेक्टर तो चोरी हो ही रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो इतना फ्रॉड हो रहा है, ये इतनी बड़ी कंपनी है, अगर कोई उसका सीईओ होगा, कोई मार्केटिंग हेड होगा, तो उसका लिंक्डइन तो होगा। 1,65,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, ऑफ कोर्स। तो ये मुझे लगता है सर, ये ना सरकार ना आंकड़े बड़ा दिखाने के लिए, आप तब का अखबार देखेंगे, हमने कुछ यूज भी किया, हर अखबार छाप रहा था 33 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हो गया, 90 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, विज्ञापन छप गया, जनता के पास पहुंच गया कि इतना सब कुछ हो रहा है, और होना तो यही देख लीजिए। इसी में हम लोगों ने किया था कि एक एनजीओ है दिल्ली का, साउथ दिल्ली का, उससे 1500 करोड़ का एमओयू कर लिया। और जब हम उस एनजीओ के ऑनर को ढूंढने गए, तो उसके जितने लोकेशन पे जहाँ से हमको उनके बारे में पता चल रहा था, जहाँ भी गए उनके बारे में कहा कि ये फ्रॉड है, ये मेरा पैसा लेके भाग गया है। उन जहाँ पे किराए पे उनका ऑफिस था, उसने बोला अरे मेरा तो अपने बेटी के या बेटे के पढ़ाने के लिए पैसा मांगा, फी भरने के लिए 40,000 रुपये लेके भाग गया। ऐसे 40,000 रुपये लेके जो भागे, फिर 40,000 करोड़ के एमओयू कर रहे हैं। फिर मैं उनके एक एड्रेस पे चला गया सर, यहाँ मेहरौली, तो मैं वहाँ कोई मिला नहीं, मुझे पता चला कोई फीमेल रहती हैं,
तो मैंने अपना एक कार्ड नहीं था मेरे पास, नंबर लिख के दे दिया कि वो आए तो बोल दीजिए कॉल करें। उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप एक स्टोरी ड्रॉप कर दो, कुछ और कर लो। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ थोड़ा समझाने के लिए दर्शकों को कि अब इन्होंने बसंत ने बार बार 1,65,000 करोड़ का जिक्र किया। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आपको बताऊं कि भारत का जो केंद्र सरकार का हेल्थ बजट है वो 1,06,000 करोड़ है, यानी उसका भी लगभग ये 1.5 गुने से ज़्यादा ये पैसा है। भारत का, इंडिया के केंद्र सरकार का हेल्थ बजट एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो मुझे कुछ समय पहले तक जब मैं कर रहा था हेल्थ तो 80,000 करोड़ था, उससे बढ़ के 1,06,000 करोड़ अभी बता रहे हैं इस साल 26-27 का, और ये 1,65,000 करोड़ यानी 1.5 गुना भारत के हेल्थ बजट का ये MOU साइन हुआ है। तो बैंक्स भी अगर इस तरह से कर रहे हैं, बैंक तो 20,000 का लोन नहीं देते जब तक कि पूरी आपकी चेकिंग नहीं कर ले। तो एनीवे नहीं, बैंक वाले लोन 2 कंडीशन में देते हैं। आप 20,000 का नहीं देते हैं लोन, 20,000 करोड़ वाला लोन आसानी से देते हैं। हाँ, मतलब वो ठीक है वो सेटिंग से। हाँ, दूसरा सच में ये जो मीडिया की बात हुई थी, तो मीडिया के एंगल से ये है कि वो ज़्यादातर प्रेस नोट छापती है मीडिया आजकल, तो ना कि कितने करोड़ के वहाँ वो अब पत्रकारिता तो उस तरीके से हो नहीं रही कि एक्चुअल में कितने लोग आए हैं, कितने लोग आए नहीं आए, कितनी कंपनियां थी, वो सारी चीज़ें नहीं। तो प्रेस नोट से जो आ जाता है मीडिया MOU फर्जी होते हैं। हाँ। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, MOU अलग अलग सरकारों के नाम से दिखाने के लिए पुराने MOUs का आगे पीछे का कागज़ बदल के बीच की हिस्सा वही रखा जाता है, MOU फर्जी होते हैं। परंतु बैंक से अगर लोन ले रही है और इस आधार उसका आधार बन रहा है तो ये एक चिंता का विषय जी। अरे इसमें एक ये सारा शुरू बड़े पैमाने पर, ये सारी शुरुआत हुई थी वाइब्रेंट गुजरात से, नरेंद्र मोदी के टाइम पे। मोदी ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर फैलाना शुरू किया था 2008-9 के बाद से, और वाइब्रेंट गुजरात में, और उस समय भी हम लोगों ने तमाम स्टोरीज की हैं जिसमें उसका एक्चुअल जो ग्राउंडिंग की बात होती है 5%, 10% भी ग्राउंडिंग नहीं होती थी, लेकिन हर गुजरात समिट में, वाइब्रेंट गुजरात में वो अचानक दिखा देते कि इतने 1,000 करोड़, इतने लाख करोड़। वो हमेशा से ये फार्मूला इसका जो फिक्स है, वही फार्मूले पर बाकी अब सब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मजे की एक और चीज़ है, ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है आगे चलती जाएगी, और भी अलग अलग राज्यों के हम निकाल रहे हैं, और सब जगह कमोबेश इस तरह की तमाम गड़बड़ियाँ मिल रही हैं सामने। तो ये स्टोरी है, ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं न्यूज़ लॉन्ड्री अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री विज्ञापन यानी एड फ्री प्लेटफॉर्म है। हम किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेते हैं, किसी कॉरपोरेट का या फिर किसी भी गवर्नमेंट का। तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स जिसका लेना देना आपसे है, पब्लिक इंटरेस्ट से है, पब्लिक मनी से है, वो स्टोरीज़ हम कर पाएँ, और इसके लिए आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हृदेश, कुछ विकास से कुछ जोड़ना नहीं तो हम फिर अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण विषय है। और हमने शुरुआत में आपको जिक्र किया कि कैसे एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की सुगबुगाहट बढ़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई औपचारिक आधिकारिक बयान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें अभी अटकलबाजियों में हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने पत्र लिखा है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को, और ये मांग की है कि बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू हो। दुश्मनी स्थायी नहीं हो सकती है, 2 पड़ोसी अगर स्थायी हैं तो उनके बीच में बातचीत तो होती ही रहनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। ये सब बातें कही जा रही हैं, और भी कई सारी चीज़ें, कई छोटे मोटे डेवलपमेंट्स हैं। जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि 1 साल पहले बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी से आगे निकल कर दोनों देश यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐश्वर्या हमारे साथ हैं, और ऐश्वर्या लगातार पाकिस्तान भारत के मामलों को, रिश्तों को समझती रही हैं, उसको अध्ययन करती रही हैं। बता ऐश्वर्या, अगर आपसे हम समझना चाहें तो थोड़ा सा हम बता पाएँ कि ये जो नई पहल है ये कितनी गंभीर है और कहाँ तक जा सकती है, फिर हम इसके आगे के और पहलुओं पर बात करेंगे। ये जो लेटर है ये डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट है, बट मैं कहूँगी इसकी ओपनिंग इस लेटर से नहीं हुई है। मुझे याद नहीं, करीबन 2-3 महीने पहले शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में एक ओपिनियन पीस लिखा था, जहाँ पे उन्होंने ये बात कही थी कि हमें पता है इस रिलेशनशिप का बहुत बैगेज है, बट इंडिया पाकिस्तान ने बात करने का एक तरीका सोचना चाहिए। फिर उसके बाद RSS ने भी आके कहा, फिर क्लैरिफिकेशन दिया कि हम पॉलिटिकल लेवल पे नहीं बट पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने की सोच सकते हैं और सोचना चाहिए। तो आई थिंक ये RSS के लेटर के बाद जो अगर ये पब्लिक सेंटिमेंट, पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी रही है, तो इसे मेरे ख्याल से और एम्बोल्डन और ओपनली अब बात कर रहे हैं दोनों साइड पे लोग। बट मेरे ख्याल में डिबेट को सिर्फ इस फ्रेम में नहीं देखना चाहिए कि
बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री हमें दोनों चीज़ें बताती है कि इंडिया ने पीस इनिशिएटिव्स भी ट्राई किए हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन भी ट्राई किया है, और पिछले तकरीबन 10 साल से नियर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट भी है। लेकिन कोई भी अप्रोच पाकिस्तान को मुकम्मल तौर से डेटर नहीं कर सकी है। इसीलिए असली सवाल ये नहीं है कि बात करे या ना करे। आई थिंक असली सवाल ये है कि किस किस्म की इंगेजमेंट इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टॉक्स और नॉर्मलाइजेशन एक ही चीज़ नहीं होती। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क है। ये कहना कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ पहले कोशिश नहीं की, ये भी गलत होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये सपोर्ट करता है कि हर हुकूमत ने किसी न किसी तरह आउटरीच की है। बट बार बार डिप्लोमेटिक आउटरीच के बाद बार बार टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, और इसी वजह में इंडिया में एक इंस्टीट्यूशनल और एक पब्लिक मेमोरी बहुत गहरी हो चुकी है। अगर मैं हिस्ट्री देखूँ तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा, लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कुछ ही महीनों बाद कारगिल हो गया। 2001 आगरा समिट के बाद दिसंबर में पार्लियामेंट अटैक, फिर 2004 मनमोहन सिंह जी के अंडर कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस हुआ, फिर 2006 में मुंबई ट्रेन अटैक्स, 2008 में 26/11 अटैक्स, हमें ये पता है। इनफैक्ट मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में भी मोदी गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ को ओथ सेरेमनी में इनवाइट किया। उफा मीटिंग हुई, कॉम्प्रेसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू हुआ। दिसंबर 25 को नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज विजिट किया लाहौर में। फिर पठानकोट, उरी, फिर तो हमें पता ही है। बट आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंज ये रही है कि वो अक्सर एक पाकिस्तान से बात करता है और दूसरे पाकिस्तान से लड़ता है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में आज एक कॉन्सेप्ट जो तक्षशिला में हम बहुत गहराई से देखते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे कहते हैं हम मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स। कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में आज एक कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान को सिर्फ इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट की तौर पर नहीं देखता, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और प्रॉक्सी मिलिट्री ग्रुप को एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर के तौर पे देखता है। और हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मैं एक क्रिकेट एनालॉजी से अगर आप समझाओ तो आप समझिए इंडिया बैटिंग कर रहा होता है और सामने एक नहीं 2 बॉलर हैं। एक पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके साथ इंडिया की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होती है, और दूसरा है मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स जो सिक्योरिटी और इंडिया की पॉलिसी पर गहरा असर रखता है। कि अक्सर जब लगता है कि डिप्लोमेटिक मोमेंटम बन रहा है, कोई टेरर अटैक हो जाता है या कोई सिक्योरिटी क्राइसिस पूरी मैच बदल देता है। तो जैसे हम कहते हैं इंडिया बैटिंग कर रहा है और हमारे पास 2 बॉलर्स आ रहे हैं और एक साइड से गुगली आ रही है। इसकी वजह से इंडिया के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना हिस्टोरिकली काफ़ी मुश्किल हो गया है। बट जैसे मैंने कहा कि बात हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, हम हमारे पड़ोसी नहीं चुन सकते। तो बात तो करना ही है, अब किस रूप में बात करना है, सवाल ये होता है। ठीक बात। तो आपने हिस्टोरिकल व्यू भी दे दिया, एक बड़ा इसका सिनिकल नज़रिया एक सामने आता है, खासकर जब हम अपनी याददाश्त के हिसाब से देखें 1999 से लेके अब तक, तो हर घटना के बाद कोई ऐसी घटना होती है, चाहे लाहौर डिक्लेरेशन हो या फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू हुई इतने बड़े पैमाने पर, फिर 26/11 तो एक सिनिकल रवैया, सिनिसिज्म बहुत बड़े पैमाने पर आया था। और ख़ासकर अभी जो सरकार है हमारे यहाँ पिछले 15-12-13 सालों से, वो एक हार्डलाइनर राइट विंग गवर्नमेंट है जिसका पाकिस्तान को लेकर रवैया बहुत अलग माना जाता है। अब तक की जो हमारी स्टैब्लिश
पाकिस्तान डॉक्ट्रिन थी उससे काफ़ी अलग अप्रोच रहा है पिछले एक दशक में, जैसा आपने कहा कि पूरा टोटल डिसंगेजमेंट वाला एक रवैया रहा। तो ये दोनों चीज़ें करके देख ली गई हैं। 10 साल में ये भी देख लिया गया कि ज़ीरो एंगेजमेंट और पूरा, और उससे पहले बहुत एक्टिव एंगेजमेंट के साथ इसमें भी। तो दोनों में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। कोई टेरर अटैक किसी न किसी रूप में लगातार होते रहे हैं। अब ये है कि भारत ने पिछले 2 बार के टेरर अटैक में जो एग्रेसिव रवैया अपनाया, क्या इससे एक कोई पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है कि अब पाकिस्तान का जो जिस मिलिट्री प्लस जिहादी प्लस सिविल वो पूरा जो ट्रोयका है अपना वहाँ का, उसके अंदर एक किस्म का उसके साइकी में एक ये फेयर या दिमाग में हो कि अब कोई भी अटैक जो है वो अनपनिश्ड नहीं जाएगा, या उसका जो कीमत है वो स्टेक बहुत ऊपर चला गया है और किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो क्या इससे कोई बड़ा सफलता मिलती दिख रही है नियर फ्यूचर में? मतलब पहले तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट सरकारें बदली है, लेकिन इंडिया की जो कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है वो काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। चाहे वाजपेयी की पीस आउटरीच हो, मनमोहन सिंह का स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हो, या मोदी का कैलिब्रेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्टिव्स लगभग सेम ही है। जो 3 मेरे ख्याल में आती है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को डिटर करना, और फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर को अवॉइड करना। पहले जो एम्फेसिस आपने कहा, जैसे आपने कहा डोसियर और डिप्लोमेटिक प्रेशर पे था, आज एम्फेसिस कह सकते हैं मिलिट्री को अकाउंटेबल रखना और कैलिब्रेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स करना है। 2016 के बाद इंडिया की जो पाकिस्तान पॉलिसी में क्लियर शिफ्ट आया है, हमने हर रिस्पॉन्स में हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स, उरी के बाद उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें इंडिया ने एस्केलेशन लैडर को जैसे एक्सटेंड किया है। हम सर्जिकल स्ट्राइक में एलओसी के पार गए, बालाकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर के पार गए, ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल ही पंजाब को हिट किया। तो इन ऑपरेशंस ने पाकिस्तान के कॉस्ट कैलकुलस को डेफिनेटली बदला है। इंडिया ने बोला है कि डेमॉन्स्ट्रेट किया है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे भी कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन पॉसिबल है। लेकिन डेटरेंस को हमें बाइनरी टर्म्स में नहीं देखना चाहिए। स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में डेटरेंस एक स्पेक्ट्रम होता है, और अगर ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के बिहेवियर की कॉस्ट बढ़ाना है तो शायद प्रोग्रेस हुई है। हमने देखा है कि कुछ सालों में, पिछले 2011 से मैं कहूँगी कि कोई अर्बन एरिया में कोई मेजर अटैक नहीं हुआ है। जो भी अटैक्स हुए हैं वो कश्मीर में हुए हैं, वरना हमने बॉम्बे, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली हर जगह अटैक्स देखे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टेररिज्म को कंप्लीटली ख़त्म करना है तो वो अचीव नहीं हुआ है। हाँ। मैं इससे शायद फेलियर नहीं बल्कि पार्शियल डेटरेंस कहूँगी। और हमें शायद ये पता चल गया है कि मिलिट्री एक्शन से डेटरेंस नहीं होता है। और इंडिया को ये लगा था कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी आगे बढ़ गई है, शायद ये एसिमेट्री जो है इससे शायद कुछ फ़र्क पड़े। बट इनफैक्ट मैं कहूँगी पाकिस्तान ने इसी बात पे अपने प्रॉक्सी वॉर को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। मुशर्रफ ने ये बात कही थी कि वी नीड टू स्टॉप इंडिया बिफोर इकोनॉमिकली वो आगे बढ़ जाते हैं। तो जब इंडिया इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये जानता है कि मिलिटरीली लॉन्ग टर्म इंडिया से लड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिचुएशन ऐसी है। तो इस ऐसे समय पे प्रॉक्सी ग्रुप्स को इस्तेमाल करने में वो पाकिस्तान की पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स ये वो यूज़ करते हैं। और बट आई थिंक ये एसिमेट्री रीज़न है जिससे पाकिस्तान को ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है प्रॉक्सी वॉरफेयर यूज़ करने का। तो कई बार डेटरेंस की तो हमें तो नहीं लगता है। और इंडियन पॉलिसी सर्कल्स को ये मानने में शायद बात अच्छी ना लगे, बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमें लगा था कि हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे आइसोलेट कर दिया है, इट इज़ नॉट ट्रू। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान
इवन पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेंटिमेंट में ये एक माहौल है कि हमने इंडिया जैसे बड़े राइवल को सबक सिखाया है, हम इंडिया को सिर्फ स्टैंड नहीं कर सके, हम भारी पड़ गए मिलिटरीली इंडिया पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उसके बाद आसिम मुनीर वाइट हाउस गए ट्रम्प के साथ लंच करने, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो आज एक मिलिट्री हमें पता है ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, 27th अमेंडमेंट के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनली और स्ट्रॉन्ग हो गई। और फिर ईरान वॉर में पाकिस्तान ने इतना बड़ा रोल किया। तो जो इंडिया चाहती थी कि पाकिस्तान को हम डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में आइसोलेट करें, वो हमें सबको पता है कि चाहे अच्छा लगे ना लगे ये बात, बट ये सच है। और आई थिंक ये एक्सेप्ट करते हुए हमें चलना चाहिए ताकि हम अपने आप को झूठ ना बोले कि हम पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं और ये है, बट द रियलिटी इज़ कि आज पाकिस्तान का ग्लोबल पोस्चर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंडिया फेल हो चुका है उन्हें डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने में। ठीक बात। ऐश्वर्या, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि अगर हम पॉलिटिकली देखें तो दोनों रिजीम के लिए, चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान में, एक एंटागनिस्टिक जो एक माहौल है वो पे ऑफ करता है। मतलब कि अगर चुनाव हो रहे हैं तो पाकिस्तान को सामने खड़ा करके अगर बयानबाजी होती है, भाषणबाजी होती है हिंदुस्तान के चुनाव में, या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हिंदुस्तान को एक एनिमी के रूप में दिखा के, एंड आई एम टॉकिंग दिस, मैं इस बारे में ये जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इलेक्टोरली जो डिविडेंड्स के बारे को लेके बात कर रहा हूँ। तो क्या ये एक रास्ते में एक अड़चन हो सकती है जिस समय इतनी बड़ी पहल हो रही है कि अभी तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेकिन फिर जब चुनाव हो तो उस वक्त फिर स्थिति वहीं हो जाती है, तो एक मैसेज वही जाता है कि ये दुश्मन देश है, ये कभी नहीं सुधर सकता है, ये रोग स्टेट है ये तो। और उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते, उन्होंने बार बार अटैक भी किए हैं हिंदुस्तान की पर। तो इज़ इट ए प्रॉब्लम, डू यू सी, ये आप देखती हैं इसको एक समस्या के तौर पर? हाँ ज़रूर, आई थिंक बोथ इंडिया पाकिस्तान में एक दूसरे को दुश्मन कहना एक नेशनल रैलिंग पॉइंट बन जाता है। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे ही आपके देश में इनसिक्योरिटी हो, आप एक एक्सटर्नल थ्रेट को प्रेजेंट करके यूनिफाई करने की कोशिश करते हो। आज जैसे पाकिस्तान में इंडिया को मिलिट्री एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह पोज करती है कि इंडिया के वजह से पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो जब तक एक बड़ा राइवल रहेगा तब तक पाकिस्तान में एक पावरफुल मिलिट्री के लिए स्पेस होगी, उनके मिलिट्री बजट्स को जस्टिफाई करने के लिए एक होगा कि इंडिया है। और ये भी बात है, अगर हम पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान भले ही एक देश है जिसकी नेशनल आइडेंटिटी पाकिस्तान है, जिसका नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, पर आप थोड़ा करीब से देखते हो तो पाकिस्तान में कोई पश्तू है, कोई सिंध है, कोई पंजाबी है, कोई बलोच है। तो जैसे ही आप इंडिया को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखते हो कि ये, तो वो एक नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल यूनिटी की थ्रेट की तरह देखते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए इंडिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और काफ़ी सिमिलरली वो नैरेटिव इंडिया में भी है कि नेशनल सिक्योरिटी, ये जो एक की वर्ड है, ये नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड एक रैलिंग पॉइंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बट मैं तो भी कहूँगी, जितना मैं पाकिस्तान को स्टडी करती हूँ, लोकल रिपोर्ट्स देखती हूँ, पाकिस्तान में जितनी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इंडिया में है, और खैर मैं कहूँगी वो कुछ हद तक जायज़ भी है क्योंकि जो अटैक्स इंडिया ने फेस किए हैं एज अपोज टू जो सेंटिमेंट, एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान में, वो इतनी डीप नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में उनके इकोनॉमिक इश्यूज़, उनके क्लाइमेट इश्यूज़, जो डे टू डे लोकल पाकिस्तानी हैं उसको एवरीडे लाइफ के इतने इश्यूज़ हैं कि शायद वो जो नैरेटिव इंडिया, एंटी इंडिया का या कश्मीर का, वो उस हद तक पाकिस्तान में इतना डीप नहीं है। एटलीस्ट अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं, जो भी बेसिक रिपोर्ट्स और पाकिस्तान के सिचुएशन को देखते हुए, तो ये नेशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट, ये
एक हम दो देशों में काफ़ी चीज़ें कॉमन है और शायद ये भी एक चीज़ है जो दोनों पॉलिटिकल क्लासेस को हेल्प करता है। ठीक बात। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो एक जनरल साइकी में एक बात है इकोनॉमिकली पीछे छूट जाने की, इकोनॉमिकली फेलियर होने की, वो इंडिया को लेकर एक एस्पिरेशनल स्टेट के तौर पर भी शायद बहुत बड़ी तादाद देखती है, इसलिए वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट उतना मजबूत नहीं दिखता। मतलब ये मेरी अपनी समझ है, क्योंकि मैचों के दौरान, क्रिकेट मैचों के दौरान और उस सब जो आम लोगों से बातचीत होती है या वो सामने आती है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों की ये वो रहती है कि इंडिया इकोनॉमिकली लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिया एज अ कंट्री ओवरऑल प्रोग्रेस कर रहा है या फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा है। तो वो चीज़ शायद एक एस्पिरेशनल उसमें भी दिखती है। पर बहुत देर से बसंत और विकास इस पूरी बातचीत को सुन रहे थे। मैं चाहूँगा कि लोगों की पहली एक ओपिनियन इस पूरे मामले पर, ये जो बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उस पर आप लोग कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों जगह, कम से कम भारत और पाकिस्तान के मसले को लेकर हर आदमी की एक राय तो होती ही है, और पत्रकारों की खासकर। नहीं सर, ज़्यादातर चीज़ें तो अश्वनी ने ठीक कही। एक चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है उसके बाद बस मैं यही कहने वाला था, कुछ तो गलत कहा होगा। नहीं, एक चीज़ जो है मतलब मुझे समझ में आई कि अभी पिछले जैसे जो इन्होंने एनालॉजी इस्तेमाल करी कि क्रिकेट मैच अगर हम खेल रहे हैं तो हम खेलना तो बंद नहीं कर सकते अगर भले सामने से 2 बॉलर हैं या 3 बॉलर हैं, उसी एनालॉजी में अगर कहूँ। दूसरा ये कि मेरे ख्याल से सरकार के साथ भी एक दिक्कत है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ सेंटर में सरकार चेंज होती है तो उनकी खुद की आइडियोलॉजी भी आड़े आती है कि आप अपने पड़ोसियों से कैसा व्यवहार चाहते हैं, किस तरीके का व्यवहार चाहते हैं। क्योंकि वो अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, जो हमारे कांग्रेस के समय की पॉलिसी थी या नेहरू इंदिरा के समय से चली आ रही है, तो फिर यहाँ की राजनीति में दिक्कत आती है उनकी। फिर वो अपने पॉलिटिक्स उस तरीके से अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर वो उस पॉलिटिक्स को इतना बड़ा कर लेते हैं, जो हमने पिछले 10-12 साल में देखा है, लगातार हमने पाकिस्तान को दुश्मन कहा है, जनता के अंदर फीड किया गया है, तो उसको आप अब अगले 2-4 महीनों में एकदम से तो पलट नहीं पाएंगे कि हमें बातचीत करनी है, उसमें भले संघ भी प्रयास करे या बाकी लोग भी प्रयास करें, तो वो सेंटिमेंट इतना आसानी से ना चला जाएगा जितना डीपली वो जो सेंटिमेंट बोया गया है वो मुझे इसमें दिखती है। बस एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो देखता हूँ, तो जो ऐश्वर्या जी ने कहा कि अपने यहाँ अगर कोई शाहिद अफरीदी का टी शर्ट पहन के ग्राउंड घूम जाए दिल्ली में ही, तो पुलिस उठा के जेल में डाल देगी या लोग हमले कर देंगे, अलग अलग चीज़ हो जाएंगी। लेकिन वहाँ जो जैसे अपने यहाँ IPL होता है, वहाँ भी चल रहा है, तो वहाँ विराट कोहली का टी शर्ट पहन के लोग बैठ के मैच देख रहे होते हैं। और ऐसा जब भी भारत पाक कुछ ऐसे मतलब बहुत निम्न स्तर के लैंग्वेज वाले वर्ड आते हैं, विराट कोहली और बाबर आजम का तुलना की जाती है, तो बाबर आजम के लिए लोग बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, पाकिस्तान के ही होते हैं, और विराट कोहली को महान क्रिकेटर बताते हैं। लेकिन ये तो है, दिखता है। लेकिन मेरा 2 सवाल है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ भारत में कि बहुत सारे सांसदों का ग्रुप अलग अलग देशों में गया, उस पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ, मीडिया कवरेज हुआ, और आपने कहा कि डिप्लोमेसी लेवल पे हम पाकिस्तान को जो चाह रहे थे पीछे करना, वो नहीं कर पाए। तो ये जो सांसदों का ग्रुप गया था, उसने ग्राउंड पे कुछ काम किया या नहीं, ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि हम इस पूरे बातचीत में देख रहे हैं कि RSS की एक भूमिका आ रही है, चाहे राम माधव हो या इससे पहले मोहन भागवत का बयान। तो ये RSS इसमें आगे है या ऐसी कोशिश करते हुए, तो इसका क्या मतलब है? ये 2 चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ। खैर, आपके जो पहला सवाल है उससे मैं भी कंफ्यूज थी कि एक तरीके से इंडिया कहती है कि ये हमारा बायलैटरल इशू है, शिमला अग्रीमेंट है, हम और पाकिस्तान ये बायलैटरली सॉल्व करेंगे, फिर आप इंटरनेशनली भी जाते हो दुनिया को कन्विंस करने। तो इसमें एक बात ज़रूर है कि कंप्लीट डिप्लोमेटिक वैक्यूम की वजह से पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल नैरेटिव शेप करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिली है। जैसे 2008 तक इंडिया ने जुडिशरी प्रोसेस इस्तेमाल की, कसाब को खड़ा किया, एविडेंस प्रोड्यूस किया, जिसके वजह से इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करना भी काफ़ी इजी हो गया। डिस्पाइट अमेरिका अफ़गानिस्तान में थी, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी एविडेंस मांगती हो, भले ही इंडियन पब्लिक ना मांगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी आज इंडिया से एविडेंस मांगती हो, तो वो नहीं दिया है। रही बात RSS की, ये इंटरेस्टिंग सवाल है।
ये हम भी देख रहे हैं, जबकि आरएसएस ने आके ये कहा कि हम पॉलिटिकली बातें नहीं करना चाहते हैं, हम पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं शायद इसे एक सिग्नल की तरह लूँगी कि एक ग्रीन लाइट है शायद गवर्नमेंट को कि अगर बात करना चाहो, अगर खैर हम कोई ग्रैंड जेस्चर्स, अमन की आशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ये ट्रैक 2 अभी हुआ, ये पहला ट्रैक 2 नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर से करीबन 4-5 ट्रैक डायलॉग्स ऑलरेडी हो चुके हैं अलग अलग देशों में। तो आई थिंक गवर्नमेंट सुनना ज़रूर चाहती है, और इसमें सही बात है, अपने कांटेक्ट रहना चाहिए, कम्युनिकेशन रहना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स, यू कांट चूज़ योर नेबर्स। हमारी ज्योग्राफी है, हमारे पड़ोसी है। तो शायद आरएसएस के अगर ये आइडिया आई है तो हमने इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है ये आप और हम पत्रकार और एनालिस्ट साथ में समझेंगे। अभी तो मेरे लिए एग्जैक्ट कुछ क्लियर पिक्चर नहीं क्रिएट हो रहा है, बट इट इज़ अ गुड साइन टू स्टार्ट विथ। थैंक यू ऐश्वर्या, हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप एक रिकमेंडेशन ज़रूर दें हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए। पिछले साल में मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है फंडामेंटली, नुसाइबा यूनिस। उन्होंने एक फ़नी बुक लिखी है उनके एक्सपीरियंस से, जब उन्होंने आइसिस ब्राइड्स के साथ काम किया है। तो वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। जैसे जो नॉन फिक्शन पढ़ना चाहे, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगी, जो पाकिस्तान को सही में अच्छे से समझना चाहते हैं, वो आयशा सिद्दीका, हुसैन हक्कानी, इनका काम पढ़िए। पाकिस्तान पैगाम, मैं खुद एक न्यूज़लेटर चलाती हूँ जिसमें जो मीडिया कवर करती है उससे बहुत दूर जाकर मैं अपना सॉम्बर एनालिसिस इस न्यूज़लेटर के थ्रू देखना चाहती हूँ। तो आई थिंक एक बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट कर रही हूँ जो इंडिया में एक है। हम तक्षशिला में आखिर काफ़ी बार बात करते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबको लगता है इंडिया में कि हम पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप ये सब किताबें पढ़िए और अपने नेबर को, जिसको हम बड़ा राइवल मानते हैं, उसको पहले अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। और पाकिस्तान पैगाम हम चाहेंगे कि हम लोग भी थोड़ा देखें, हम लोग को भी थोड़ा समझ में आए पाकिस्तान। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए ऐश्वर्या। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद न्यूज़ लॉन्ड्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ें उससे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका पत्र है, उस पत्र को पढ़ लेते हैं। और हाँ, आप लोग भी पत्र हमें ज़रूर भेजें, आपके पत्र बहुत ज़रूरी हैं आने, ताकि हमको भी लगे कि हाँ, आप चर्चा सुन रहे हैं और आपको चर्चा पसंद या नापसंद कुछ भी हो आ रही है। तो उस हिसाब से आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। विकास जी, पत्र। हाँ जी, पत्र अनंत का है। अनंत लिखते हैं, मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं कि राजनेता या राजनीतिक दल में भ्रष्टाचार है। आश्चर्य इस बात का है कि लोगों के बीच इसमें कोई गुस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कोई नई चीज़ है, लेकिन अब मीडिया में उस पर सवाल उठाने की जगह उसका बचाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी मैं देख रहा था कि हिंदू रक्षा दल का प्रमुख कह रहा है कि हिंदू का चंदा अगर हिंदू ने चुरा लिया तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है। जो दल हिंदू रक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उन्हीं का नाम राम मंदिर की चोरी में सबसे आगे आ रहा है। तो क्या आम जनता अब इतनी मूर्ख है कि ऐसे फालतू के बयान को वो स्वीकार कर ले? क्या हमने चुनाव को ही अंतिम मापदंड बना दिया है कि अगर कोई दल तमाम आरोपों के बाद भी अगर दोबारा चुनकर आ जाता है तो उन पर लगे सारे आरोप माफ़ या झूठे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लग रहा है कि ये ऐसा समय आ गया है ना जिसमें बहुत बेशर्मी लोगों के लिए बहुत बड़ा कोई ताज जैसा हो गया है। और जो जितना ज़्यादा बेशर्म और मूर्खतापूर्ण बात करे उसको उतना ज़्यादा लोग तारीफ से या सम्मान से या इज्जत की निगाह से देखते हैं। इसी मामले में जिसका जिक्र ये कर रहे हैं वो मतलब कायदे से किसी भी सही समय में गलत बात करने वाले को मोहल्ले के चाचा दादा ताऊ समझाए जाते थे कि थोड़ा तमीज से रह कर सीख ले, दूसरे जरूरी नहीं है ना। और उस पर 2 लपड़ लगा के अभी कोई समझाने वाला हो तो 1 मिनट में ये सारी चीज़ें, बेसिकली क्या है कि खराब घटिया चीज़ों का प्रश्रय देना, उसको संरक्षण मिलना, उसकी वजह से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ जो ज़्यादा गहरी बात है वो ये समझने की है कि नफ़रत का बाज़ार जो है वो नीचे से शुरू नहीं हुआ, ये ऊपर से आया है।
ठीक है। तो अब जो निचले लेवल पे और काफ़ी सफल रहा है प्रोजेक्ट पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, राइट। तो अब नीचे वाले लोगों को ऐसा लगता है, जिनमें इनका जिक्र जिन्होंने कही है बात, पिंकी चौधरी जो छोटे स्टार्टअप्स हैं नीचे वाले, हाँ, ये लोग अब ऊपर वालों के भी हाथ में कितना है मुझे नहीं मालूम, जिन बोतल से निकल चुका है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भैया आप लोग तो सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, है ना, लेकिन हम लोग जो नीचे हैं हमको भी तो ऊपर आना है। सो दे स्टिल फील, अभी जैसे अब आने वाले दिनों में जो यात्रा होगी, कांवड़ यात्रा होगी, शुरू ही कई लोग अभी से अनऑफिशियली तो शुरू हो ही गई है वो, और दूसरे कार्यक्रम होंगे, तो उसमें इस तरह के बयान दे दे के बीच में ये अपनी राजनीति मजबूत करते रहते हैं। और ऐसे लोग जो किसी पे जूता मार दें, किसी की पिटाई कर दें, कहें दुकान बंद करो, ये करो, वो करो, मुझे लगता है ये सब लोग एक लोकल नेतागिरी कर सकते हैं, और ये तभी ठीक हो सकता है। मैं कभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप से उम्मीद नहीं करता है ठीक, ये तभी ठीक हो सकता है जब उन लोगों ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और वो प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, वो लोग एक्ट करेंगे। एक पुलिस ऑफिसर के आगे एक इस तरह के नेता की क्या हैसियत है, अगर पुलिस ऑफिसर एक्ट करना चाहे। हमने, आप चाहे तो न्यूज़ लॉन्ड्री में खोज लीजिएगा, इस जो पिंकी चौधरी, इसके ऊपर हमने स्टोरी की है। ये इस तरह के अनाप शनाप बयान एक के बाद एक दिए जा रहा है आदमी, और ये इस तरह के अनगिनत बयानों के खिलाफ FIR दर्ज है इसके ऊपर, नफरत फैलाने के, हेट के, घृणा के और ये सारी चीज़ों के, फिर भी ये आदमी देता है। यानी कि पुलिस का भी इकबाल नहीं बचा हुआ है। मतलब उनका एक प्रोफेशनल, अगर कोई, मतलब मेरे को याद है अतुल, बहुत पहले की बात है, आज से कोई 10-12 साल पहले, एक इलाके में जब नोएडा के पास अशांति फैल गई थी, तो वहाँ पर लाउड स्पीकर पे SP और DM दोनों ने कहा था, हम किसी को भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करने देंगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो। सो दैट वाज ए स्टेटमेंट विच शुड कम ना, जो आना चाहिए प्रशासनिक पदों में बैठे हुए लोगों की। मजाक में कहा करते थे जब हम पढ़ाई करते पत्रकारिता में कि किसकी कितनी हैसियत है। अगर एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और DM चाहें, मैं आदर्श स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर हूँ थियोरेटिकली, वो मिनिस्टर को भीतर आने से, चीफ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को कह सकते हैं आपकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है, मैं आपको नहीं आने दे सकता है। उनके पास इतनी पावर दी हुई है, लेकिन आज की डेट में वो नतमस्तक हैं सब लोग। तो ये एक बड़ी स्थिति है। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, हृदय की इसी महीन, बारीक और वो गंभीर बात से अगले वाले विषय पर। और अगला विषय जो कि हमारी दिल्ली में बारिश भी आ चुकी है, तो बारिश की बात हम करेंगे। पहली बारिश हुई है, और वैसे तो आप लोगों को पता है कि मानसून इस बार बहुत डिस्टर्ब है, और अभी तक दिल्ली में तो मानसून बहुत ख़राब रहा है। बाकी देश में भी मानसून की स्थिति बड़ी ख़राब है, और 40-42% के आसपास डेफिसिट यानी कमी है। अब तक जो होनी चाहिए थी बारिश, वो बारिश नहीं हुई है। पर अब पहली बारिश का थोड़ा सा असर दिखा है, तो लोगों को बड़ा सुकून मिला है। टेम्परेचर में करीब 10-12 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का करीब गिरावट आई है मिनिमम और मैक्सिमम में। तो मैं सोच रहा था हृदय कि बारिश सबके लिए, मतलब ऐसी चीज़ है जो लोगों, किसी भी आदमी के दिमाग में मुझे लगता है कि बारिश का जिक्र और बारिश की बात आते ही कुछ उसका, चाहे आप कहें एड्रेनलिन बढ़ जाता है, या पॉजिटिविटी ज़रूर आती है, एक्टिवनेस आती है। तो अगर मैं ये सोचूं कि पहली बारिश से जुड़ी क्या यादें हैं आप अपने लाइफ की, जो पहली बारिश है, जो कि आपको अपनी मेमोरी में, क्योंकि बच्चों वाली जो आपका बचपना होता है ना, उसमें उसकी जो यादें हैं सबसे ज़्यादा जीवन भर साथ रहती हैं। फिर बीच का जो आपका एक फेज़ आता है जिसमें आप बहुत बिजी करियर के उसमें रहते हैं, उसमें यादें बहुत तेज़ी से रिमूव होती जाती हैं। तो मैं पहली बारिश सोच रहा हूँ कि अगर सारे लोग अपने एक्सपीरियंस अगर साझा कर सकें। मैं भी, हाँ ऑफ कोर्स उद्देश्य नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं हर किसी से कहता हूँ, और शायद जो मुझे लगातार सुनते होंगे वो लोग कहेंगे मैंने कई बार ये बात कही है। अगर आप रिवाइंड करना शुरू करें अपनी मेमोरीज़ को और सोचें कि मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली यादें क्या हैं, राइट, अगर आप आंखें बंद करो, सबसे पुरानी याद क्या है जब मैं सबसे छोटा था, तो हमकी जो सबसे पुरानी यादें होती है ना, वो जैसी भी हों आपकी, मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा एक सरियल एक्सपीरियंस होता है, मतलब रूहानी एहसास होता है। एग्जैक्टली, राइट। तो मुझे 2 जगहों से मेरी पहली यादें पैदा होती हैं, उससे पहले कि मुझे कोई याद नहीं अपने जीवन की, और वो मेरी 4 या 4.5 साल उम्र रही होगी, 5 साल उम्र रही होगी, तब की यादें हैं। और वो है मुनस्यारी, एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ हम रहते थे, और
ये बागेश्वर के आसपास है? नहीं, मुंशियारी डिस्ट्रिक्ट तो पिथौरागढ़ पड़ेगा। अच्छा। बागेश्वर सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। पर बागेश्वर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हाँ। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, लेकिन ये बॉर्डर है तिब्बत का और एक बहुत छोटी जगह है। और उस वक्त, आज से मैं बात कर रहा हूँ 79-80 की, तो उस वक्त ये इलाका पूरा 80 के दशक में करीब 3 या 4 महीने तो पूरा कट ऑफ रहता था। मतलब देयर वाज नो वे टू गो। तो पीडीएस से राशन भर दिया जाता था और कोई इमरजेंसी में जैसे लद्दाख कटा रहता है वो होता था। अब दूसरी बात है, अब वहाँ उतनी बर्फ़ नहीं पड़ती और बिल्कुल सामने ही आपको पंचचूली दिखती है, जैसे कि बिल्कुल कुछ ही दूरी पे आपके, जैसे कल्पा अगर आप हिमाचल में गए हो तो सामने पहाड़ दिखता है आपको, वैसे ही यहाँ पर भी है। मुंशियारी में पंचचूली को देखने के लिए लोग जाते हैं। तो मुंशियारी में 3-4 महीने बर्फ रहती थी? 3-4 महीने तो बर्फ बिल्कुल ऐसी रहती है, रहती थी कि ऑन एंड ऑफ के आप जा ही नहीं सकते थे। अब क्या हालत? मैं अभी तो अब जाओ पहाड़ों में, बर्फ बहुत कम है और तब सड़कें भी एक गेट लगता था, जिसे कहते हैं गेट लगना, यानी गाड़ी जो पहली जाएगी इस साइड से, एक काफिला जाता था, वो लाल झंडा लेके जाती थी और लास्ट गाड़ी जो इस साइड की छोड़ेंगे उसे हरा झंडा होता। जब ये पूरा कारवा निकल जाता तब वहाँ से दूसरा कारवा चलता। सड़क की चौड़ाई ऐसी थी, इतना सस्टेनेबल तरीके से मतलब तब जीवन था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको उसी दुनिया में चला जाना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया इतनी सस्टेनेबल नहीं है। तो उस वक्त की मैं बात बताना चाहता हूँ। और पता है, मैंने पहली बार ये देखा, आपको तो नहीं, आप फिर भी उम्र में हैं, बिना लाइट का जीवन से स्विच होते हुए कि लाइट का जीवन आपने पता नहीं देखा नहीं देखा। लेकिन जब मेरी थी मुंशियारी में कोई लाइट नहीं होती थी, लैंप जलाए जाते थे। तो फिर एक बल्ब लाके बिजली वाले ने बल्ब लगाया, मुझे अभी भी याद है, बल्ब लगाने आया वो फिटिंग करने, और लाइट सुबह 6 बजे तक रहती थी और रात को आती थी अंधेरा होने पर। एक बल्ब लगाया था हर कमरे में, और 15 दिन बाद एक दिन वो कहता था कि लाइट नहीं आएगी। तो मुझे बाद में पता चला 15 दिन बाद जो कहता था एक बार लाइट नहीं आएगी, महीने में एक दिन बीच में लाइट नहीं रहती थी, हर 15 दिन में एक बार गैप होता था, वो एक्चुअली लाइट आई नहीं थी, वो जनरेटर से चलता था। तो डीजल लेने के लिए जाते होंगे, डीजल का गैप रहता था। एनीवे, लेकिन हम चले गए दूसरी बात में। तो वो टिन की छत पे बारिश पड़ना मुंशियारी में और बर्फ पड़ना, उनके बीच में कभी कोई अंतर नहीं होता था। जैसे हम साइंस की भाषा में प्रेसिपिटेशन कहते हैं ना, इसमें बारिश भी आता है प्रेसिपिटेशन के अंदर और बर्फ गिरना भी आता है। बारिश की आवाज़ होती थी बहुत ज़बरदस्त, जैसे संगीत कहते हैं। और जब बर्फ़ पड़ती है, आप में से कितने लोगों ने बर्फ़ पड़ती हुई देखी, और मेरा सौभाग्य मैंने बर्फ़ को ऐसे पड़ते हुए देखा है। जब बर्फ़ पड़ती है तो उससे पहले पूरा माहौल बंद हो जाता है और साइलेंट हो जाता है, आपको पता होता है बर्फ़, और फिर रुई के बड़े बड़े फाये गिरते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ बारिश, वो भी बारिश का एक रूप है, प्रेसिपिटेशन है। तो ये तो मेरी पहली याद है। लेकिन जब गांव में जहाँ हमारे रहते थे, और वो अल्मोड़ा ज़िले में है, वो गांव में मुझे अच्छे से याद है, बारिश के वक्त गांव में तो छतें पत्थर की होती है ना, इस तरह, हाँ, स्लोप वाली। तो उसके नीचे पानी एक समस्या होती, तब ऐसा नहीं, पानी एबंडेंस ऑफ वाटर का है, मतलब ये नहीं कि हर समय आपके पास उपलब्ध भी है, मतलब ज़मीन के अंदर पानी। तो हम वो दौड़ के पानी हमें इकट्ठा करना होता था कि जो परनाला ऊपर से गिरता है छतों से, उसके नीचे बाल्टी और बर्तनों को खिसका के लगाना। बाल्टी भर गई तो गगरी लगाई, गगरी भर गई तो कुछ और लगाया, जहाँ जितने बर्तन हो। हाँ, तो मजाक में कई बार छोटे बड़े भाई बहन जो ग्लास भी लगाते हैं कि पानी को इकट्ठा करना इट वॉज ए ट्रेजर, एक खजाना था। इस पर मैंने एक्चुअली एक ऐसे भी लिखा है, एक किताब आई थी जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं उसमें और दूसरे राइटर्स भी हैं, उनके साथ मुझे भी खुशकिस्मती से लिखने के लिए कहा गया एज ए पत्रकार। तो मैंने वो किताब में एक ऐसे है, और वो ऐसे इसी बारे में है कि मेरा विजन कैसा है पानी को लेके। दैट इज़ नॉट ऑन बारिश बट वाटर। तो लेकिन बारिश वाटर का एक हिस्सा ज़रूर है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहली याद कही, तो मेरी यादें तो ऐसी हैं। क्या बात है। हृदय सर ने कहा कि हम लोग सर की तुलना में जवान हैं, तो हमने वो लालटेन वाला युग नहीं देखा होगा, लेकिन मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो बिहार में मैं जब दिल्ली आ गया तब बिजली आई ठीक से, और हम लोग भी वो केरोसिन का तेल डाल के लालटेन या लैंप रोज़ साफ़ करो, रोज़ उसमें डालो, उसमें पढ़ाई की है। बारिश की जहाँ तक याद है, सर ने जिस तरीके से याद दिलाई वो आवाज़, तो वो बचपन में ही सुने थे जो बारिश की आवाज़ होती थी। पहले घर हुआ करता था मिट्टी का, तो उसमें ऐसे खपड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, जहाँ बीच में जगह होता है पानी गिरता है,
तो जब रात में बारिश होती थी तो वो जो बीच से गिरता था ना, और वो जब भी घर के आगे ही गिरता था तो उसकी जो आवाज़ आती थी ना, वो इतना सुकून। और उस वक्त मेढक वगैरह अलग अलग जीव बोलते भी हैं। तो सावन का महीना अब तो फील भी नहीं होता कि एक बरसात का महीना आया हुआ है। तब एक पूरा सावन, जो अपने यहाँ बोलते हैं सावन, चलता था। और भादों में तो जो भादों का जो बारिश होता था वो मोटा बारिश बोलते हैं। और उस वक्त धान की बुआई होती थी, तो खेत में आप धान बो रहे हैं तब भी बारिश हो रही है। तो वो तो जब मुझे वहीं याद है कि हम लोग जब नहाने के लिए निकले, तो मान लीजिए कि आप भाग रहे हैं, तो पानी तो बहुत तेज़ बारिश तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत, उसमें आप अच्छे से नहीं नहा सकते। तो जो जहाँ से पानी गिरता था वो खपड़ा वाले घर से, तो वहाँ से तो एक धार में गिरता था, तो वहीं उसके नीचे खड़े होकर बहुत सारे बच्चे नहाते थे। तो बारिश की यही याद है कि वो अगर हम लोग खेत में रहें धान की बुआई करते हुए, तो उस वक्त भागते नहीं थे, भीगते थे उधर ही। और वो जो आवाज़ है ना, और हमारे यहाँ जब बारिश होती थी तो एक केकड़ा होता है, खाया जाता है, और ऐंठा हमारे यहाँ बोलते हैं जिसको फोड़ के जिसमें से मांस निकालते हैं, क्रैब। हाँ, तो वो हम लोग जाते थे अपने चंवर में, जो हमारे जिधर धान की खेती होती है, वो बीन के लाते थे, फोड़ते थे, मम्मी लोग बनाती थी। तो वो याद है कि बारिश होने के बाद पहले जब अच्छी बारिश हो जाती थी, जब चंवर में पानी भर जाता था, तो जाके केकड़ा लेके आना, उसको पकड़ते हुए काट भी लेते हैं। तो बड़ा दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना पड़ता है कि वो काट ना पाए। तो ये याद है। और दिल्ली आने के बाद मैं वो बरसात का एक महीना है वो भूल गया, और नहाना भी भूल गए, क्योंकि पॉकेट में मोबाइल होता है, पीठ पे लैपटॉप होता है। नहीं तो उस वक्त क्या, स्कूल से आ रहे हैं तो बैग किसी गांव के किसी चाचा के यहाँ रख दिया, भीगते हुए घर गए, अगले दिन शाम को आकर उठा लिया। तो ये बारिश की मेरी याद है। बड़ी सुंदर है। अब विकास? हाँ, बारिश की सर मेरी पहली याद जो है वो पानीपत से जुड़ी है। पानीपत में एक छोटा सा गाँव है उगराखेड़ी, वहाँ रहते थे हम, बहुत छोटे थे। तो वो जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो बहुत तेज़ बारिश हुई, तो हम अपने भाई बहनों के साथ था छोटे, और सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, पानी मेरे यहाँ तक आ गया था। तो हम तीनों ने हाथ पकड़ रखे कि अरे नहीं, पानी में बह ना जाए। वो मतलब वो फर्स्ट मेमोरी है। उसके अलावा जब बारिश में बचपन में, जब जैसा बस ने बताया वैसा सब करते ही हैं, खेत थे, कच्चे घर थे, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जो छत से पानी आता है ना, वो जब यहाँ तलवे पे आपके सिर पे पड़ता है, तो उस पानी का अलग मज़ा होता था। वो एकदम से उसमें सुबकी आती है, ठंड लगती है, तो उसका एकदम अलग मज़ा होता था। और अभी पक्की सड़कें हो गई, कच्ची सड़कों में ज़्यादा मज़ा आता था। पानी हो गया, उसके बाद कीचड़ हो गया, फिर टांग पकड़ के एक दूसरे की खींच रहे हैं। गांव में एक चीज़ क्या होती थी, जैसे बताया कि गांव में एक चीज़ क्या होती है, पहाड़ों में जो रहे ना, पहाड़ों को घूमने के लिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारे पहाड़ घूमने कब जाएं। पहाड़ या किसी भी जगह का हर बार अपना एक अलग रंग होता है, राइट। लेकिन मानसून में जब पहाड़ नहीं जाने के लोग बात करते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन एक डिफरेंट व्यू जो पहाड़ का इतना खूबसूरत होता है ना, जैसे बिनसर है। बिनसर से में लोग जाते हैं नंदा देवी को देखने, नंदा देवी का व्यू वहाँ से बहुत अच्छा मिलता है। पर मुझे बिनसर का जैसा इलाका, रानीखेत का जैसा इलाका सबसे खूबसूरत मानसून में लगता है, क्योंकि जो मिस्ट आके ऊपर पहाड़ों में, पेड़ों पे आ जाती है। आप तो मुक्तेश्वर जाते रहते हैं, तो वहाँ पर वो नज़ारा अद्भुत होता है। और बादलों के जो रंग होते हैं, अलग अलग खेल, वो अमेजिंग होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम इस वक्त बारिश को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बारिश का जुड़ाव पानी से, और पानी एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और इस साल जब हम बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में इस वक्त जुलाई के पहले हफ्ते में हमें जो आंकड़े मिल रहे हैं कि पूरे देश में 33% का एवरेज पूरे देश का मानसून डेफिशिएंट है। और दिल्ली में तो 55% है, पर दिल्ली को आज छोड़ देते हैं, आज हम पूरे देश की बात करते हैं। तो पानी की बड़ी कमी है। तो ऐसे में आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो कि बिहार और हरियाणा में भी अलग तरह की कहानियाँ होंगी। राजस्थान में मुझे एक कहानी मालूम है, बड़ी खूबसूरत। राजस्थान के बाड़मेर के इलाके में एक कहानी कही जाती है कि पानी थोड़ा सा था और बरसात थी नहीं, तो हिरन और हिरनी दोनों आए। पानी सिर्फ एक के पीने लायक था, राइट, एक के पीने लायक पानी था। इतना पानी था नहीं कि दो लोग पी सकें। तो हिरन ने हिरनी से कहा तू पी, उसने कहा नहीं तू पी। दोनों में इतना प्रेम था और दोनों तू पी कहते रहे और दोनों ही मर गए। तो जब वहाँ लोगों को बाद में पता चला, ये दंत कथाएं हैं जो हमारी को समृद्ध करती हैं, तो उन्होंने कहा यार न तो इनमें तीर लगा है और ये दोनों मर कैसे गए, हिरन और हिरनी। तो पता चला और लोगों को की समझ में आई बात की यार ये पानी भी यहाँ पर थोड़ा सा, तो शायद ये प्रेमवश इन्होंने पानी पिया नहीं और एक दूसरे का इंतजार करते रहे। तो इसको लेके ना राजस्थान में बहुत सारी, क्योंकि थार के इलाके में या बाड़मेर में, बीकानेर में, इन जगहों में पानी को बचाना अगर आपको ना आए तो आप मर सकते हैं। ठीक है, तो नए नए
तरीके उपलब्ध ईजाद किए गए। और उसमें एक बड़ा प्यारा तरीका क्या है, एक प्यारा तरीका ये है कि एक बच्चे को वहाँ दादुर यानी मेढक बनाया जाता है जब बरसात नहीं होती और डिले हो जाती है, और उस बच्चे को घर घर दौड़ाया जाता है मेढक के रूप में, और उसके साथ बच्चों का झुंड चलता है पीछे पीछे, और वो घर घर से जाके अनाज मांगता है और ये कहता है कि अनाज दो क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और हमें इस अनाज से इंद्र देवता को प्रसन्न करना है। और वो पूरे गांव से अनाज इकट्ठा करता है बच्चा, राइट। इस तरह की नहीं, मैं इस बारे में आपको एक डॉक्यूमेंट्री भी दूंगा आज उसमें रिकमेंडेशन में, वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। और वो अनाज जब लेके आता है वो, तो उसे गुड़ के साथ पकाया जाता है और उसके बाद इंद्र को अर्पित किया जाता है। तो उसके बाद बारिश हो जाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक प्रथा है जिसके जरिए ये बताया जाता है कि मतलब कैसे इस तरह की बहुत सारे अलग अलग, ये इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन संस्कृति का हिस्सा आह्वान, आह्वान करना पानी आ जाए हर जगह। मतलब मैंने जैसे हमारे यहाँ मैंने एक सुना अपने नानी के यहाँ से पे क्या होता था, जब बारिश नहीं होती तो बहुत दिनों तक, तो वो बारिश का आह्वान के लिए क्या करते थे कि एक कोई महिला घर की, और ये लिटरली एकदम सच बात है, पूरी तरह से घर के अंदर, मतलब सामने नहीं, घर अंदर एक पूरा अनुष्ठान किया था जिसमें महिला एकदम पूरी तरह से नग्न होके घर के अंदर आंगन में कहीं, और उपला गोईठा जला के उल्टा उसके ऊपर जो रोटी का तवा या बर्तन या कोई मिट्टी का बर्तन उल्टा रख के और इंतज़ार करती थी जब वो जल के ख़त्म हो जाती थी आग, फिर वो कपड़ा पहनती थी। ऐसा माना जाता है कि इससे बारिश होगी। इस तरह के अलग अलग अंधविश्वास हैं पानी को बुलाने के। प्लस अखंड रामायण, और लिटरली अखंड रामायण मैंने अपने यहाँ अनगिनत बार होते हुए देखा जब बारिश नहीं होती है। वो अखंड रामायण चलता है तब तक नहीं रुकता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जब तक कि बारिश नहीं हो जाती थी। रामचरितमानस का पाठ सीधे अखंड रामायण करते तो वो 10 दिन 15, मैंने 15 दिन तक होते हुए देखा है। जब बारिश हो जाती है मौसम में तो लेट डिले में, तब जाके फिर वो टूटता है क्रम। तो ये, लेकिन मेरी जो स्मृति है उसको मैं छोटा सा, बड़ी नकारात्मक स्मृतियां है मेरी बारिश से जुड़ी। आपका इलाके में तो बाढ़ भी काफी है ना? नहीं, मेरे नहीं, मतलब उधर जो पूर्वांचल का एंड, थोड़ा सा एंड वाले में तो उधर ही की बात है। मेरे नानी का घर मऊ में है, हाँ, तो उधर बलिया मऊ का। तो मेरी जो पहली शुरुआती स्मृति है वो ऐसी है कुछ की, 2 स्मृतियाँ दोनों ही बड़ी डरावनी है। तो माता जी, मेरे नाना के 2 घर थे, तो एक घर दूसरी जगह था, एक घर थोड़ा सा बाजार में था यहाँ पे। तो वहाँ पे और बारिश हुई थी, खूब बारिश हो रही थी। तो जो दूसरा वाला घर था, माता जी मेरी वहाँ गई हुई थी, और वहाँ और बाजार के घर के बीच में जो रास्ता था, जो मतलब क्रॉस करके जहाँ जाना होता था, तो बीच में आगे बाजार से बाहर निकल के एक वो पूरा पोखर था, चारों तरफ पोखर बड़ा बड़ा, और उसके बीच से पगडंडी जाती थी। मतलब उन लोगों ने बना रखा था, चाय वह लगा के, बाँस वाँस उसके उस पार था। तो इस करीब दोनों घरों के बीच में 400-500 मीटर का। तो मुझे पता चला कि मम्मी वहाँ गई हुई है मेरी माता जी, और मैं भागता हुआ पागल की तरह से कि मतलब मुझे जाना है, उनसे मिलना था। और बारिश जैसे ही थोड़ा सा हल्का शुरू की, लेकिन इतनी बारिश थी कि वो जो दोनों पोखर थे एक हो गए थे, उसमें डूब गई थी वो चाय जो पगडंडी थी उसको। तो लोग वहाँ पर, भीड़ बहुत थी क्योंकि वहाँ पे मछली मारने की भीड़ थी, लोग मछली भी पकड़ रहे थे और ये सब। और मैं उसमें, मुझे लगा कि जैसे सब लोग वहाँ पे भीड़ लगाए हुए, तो बच्चा छोटा सा, वो मेरे रहा होगा 4-5 साल का, 6 साल का, जब भी मैं घुस गया उसमें। और जब मैं उसमें घुस गया तो उसके बाद मैं बहने लगा इधर उधर, हाथ पैर पे कंट्रोल ही ना, डूबते डूबते। तो उसमें से 2-3 लोग कूदे अचानक तेजी से, और फिर मुझे पकड़ के लाया। उतने देर में तो मैंने पानी वानी सब पी लिया था बारिश का। ये पहली ऐसी स्मृति है मेरी। और एक स्मृति है जो थोड़ा बड़ा होने के बाद है, लेकिन बड़ी डरावनी वो भी है इस तरह के। मेरा जो घर है तो बाज़ार में हमारा बेसिकली, एक तो बाज़ार में एकदम घर है, तो वो पुराने दादा का, जो दादाजी के ज़माने, परदादे के ज़माने घर, तो वो घर, उसमें तो धीरे धीरे फिर चाचा अपना, सब लोग अपना अपना अलग अलग उस घर से अलग होकर अपने अपने घर बन गए सबके। तो जो हमारा दूसरा घर बना वो अभी थोड़ा बाज़ार से बाहर होकर, उस पर चारों तरफ खेत वेत बहुत थे, तो लाइट वाइट की ऐसी दिक्कत रहती है। तो बारिश जैसे हो जाती तो और भी लाइट नहीं रहती, और ऐसे भी चौमासे में अंधेरा बहुत रहता है। तो मुझे अभी भी याद है वो इतना डरावना, ऐसे मैं अपना अंदाजे से रात में घर के लिए गया वो, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर में कोई चीज़ लिपट गई है, मेरे इस पैर में कोई चीज़ लिपट गई है। अच्छा, सांप वाप निकलते रहते थे। तो उसी समय कोई और भी पीछे से आया अचानक से, तो मैं एकदम से सकपका गया, मेरी हालत ख़राब हो गई। उधर टार्च जलाया तो लिटरली मेरे पैर में सांप एक लिपटा हुआ था, लेकिन वो वाला सांप था, पानी वाला,
पानी वाला, इतना बड़ा सा सांप था वो, अब मेरे पैरों में लिपटा हुआ सांप, नॉन वेनमस, लेकिन वहाँ पे वेनमस भी, कोबरा वोबरा भी बहुत है हमारे यहाँ वैसे, मतलब अब तो कम हो गए धीरे धीरे। तो ये मेरे अपने शरीर से, और जब आप छोटे होते हैं 8-10 साल के, वेनमस नॉन वेनमस की कितनी समझ है आपको? आपको तो नहीं, तो समझ तो किसी को भी नहीं होगी, मतलब अच्छों को नहीं होती है। अभी बात हो रही है उसमें जहर खा के जाते हैं कि ये पनिया है, उठा हाँ, के फेंक देते हैं लोग बच्चे मतलब गाँव में। तो ये तो वो मेरे दिमाग में था कि मतलब इतना वो डरावना अनुभव था कि पैरों में लिपटा, और वो कोई भी हो सकता था, मतलब अगर वो काटता तो ही है, चाहे वेनमस हो चाहे ना हो, वो काटता जरूर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, तो जिनको पता ना हो उनको बताऊं कि सांपों का ऐसा मामला है कि हमारे देश में 60 प्रजातियां सांपों की ऐसी हैं, 60 के आसपास, जो वेनमस स्नेक हैं। लेकिन उन 60 के काटने से आप मरते नहीं हैं, राइट? ओनली 4 ही सांप हैं प्लस एक किंग कोबरा, 4 बिग 4 कहते हैं। और वो 4 सांप जो हैं उनमें करैत है, जिसे क्रेट कहते हैं, एक जो स्पेक्टिकल कोबरा है, दूसरा रसल वाइपर है, और एक सॉ स्केल वाइपर। ये 4 है जिनके काटने डेथ होती है। बाकी काटने से आप बीमार हो सकते हैं, उल्टी आ सकती है, जिन पे ओझाओं का खेल चलता है कि आप बेहोश हो जाते हैं, वो आता है झाड़ फूंक करता है, ठीक हो जाता है। लेकिन ओझा तब ठीक नहीं कर सकता जब बिग 4 में से कोई इसमें 4 में से कोई। तो ये तो चलो थोड़ा विषयांतर हो गया, बात आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा आपकी, अगर मतलब बात हो गई हो पूरी, तो एक बताना चाहता हूँ। हाँ, आप बताइए फिर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी ये बात अक्सर लोग पूछ रहे हैं, और क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री में आज हम इसको टाइम दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार तुम बताते हो, समझ में नहीं आता, एल नीनो ये क्या होता है? बारिश जो कम हो रही है, उसके पीछे पूरा फैक्टर नहीं है, एल नीनो इज़ वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। तो जैसे आप अगर आप ग्लोब को उठा लें ऐसे ना, जैसे ये कप उठाएं, जैसे माना एक ग्लोब है, तो इस ग्लोब में अगर इधर जो है प्रशांत महासागर है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, और इनके बीच में इंडोनेशिया है। तो हर साल क्या होता है कि आप पूछ रहे थे ना बारिश कैसे होती है, कि जो प्रशांत महासागर से ट्रेड विंड्स चलती हैं, समुद्री जो करंट्स चलती हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रही है, राइट? तो ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही हैं, और वो इंडोनेशिया के पास के पानी को बहुत गर्म कर देती हैं, ठीक है? और वो ट्रेड विंड्स जो पानी प्रशांत महासागर से ऑस्ट्रेलिया से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती हैं, वो इंडोनेशिया के पास के पानी को बहुत गर्म कर देती हैं, बहुत। तो इसके कारण जो मौसमी कारक पैदा होते हैं, वो बरसात का कारण बनते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बनता है, ये सब। लेकिन एल नीनो ईयर क्या होता है? ये सामान्य ईयर की बात है। एल नीनो ईयर में क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स या तो कमज़ोर हो जाती हैं या ये रिवर्स हो जाती हैं। अच्छा। तो वो जो गर्म पानी का जमावड़ा इंडोनेशिया के पास होता था, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश होती थी, क्या बड़ा कारण होता था, वो अब साउथ अमेरिका के पास बरसता है, और वहाँ बाढ़ आएगी, ज़्यादा पानी बरसेगा, और यहाँ बहुत कम होगा या ज़्यादा या बिल्कुल नहीं होगा। तो इस साल जो कमी है पानी की, वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एल नीनो मजबूत है। और पहले क्या होता था अतुल, कि जब भी एल नीनो ईयर तो लगातार आते रहते हैं, कि एल नीनो का असर जो है देर में होता था, जो जून में उतना नहीं होता था। लेकिन इस बार जून में ही इतना डेफिसिट हो गया, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त और सितंबर ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये कमजोर या रिवर्स किस सिचुएशन, मतलब कारक क्या होते हैं? नहीं, कमज़ोर का मतलब ये ट्रेड विंड्स जो हैं, वो कई मौसमी कारकों का एक जो संयोग है, उस कारण ये चीज़ें पैदा होती हैं। जैसे समंदर के अंदर आप कहेंगे चक्रवात क्यों आते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग भी उसका एक कारण है, कि समंदर जो है उसके अंदर पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने के साथ ऊपर का जो एयर का तापमान, जो दबाव है, वो बढ़ता घटता है, तो उससे जो है एक स्थिति पैदा होती है जिससे मॉनसून चलना शुरू करता है। भारत में जितनी भी बारिश होती है भारतीय उपमहाद्वीप में, वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण वो सारी बारिश होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे जाड़ों की बारिश है, उसमें साउथ वेस्ट मानसून का रोल नहीं है, उसमें रोल है जो मेडिटेरेनियन सी, जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, वहाँ से जो आता है वेदर सिस्टम जो एक्टिवेट होता है, उसके कारण आप जो महावट जिसे हम कहते हैं, जो जाड़ों में बारिश होती है, वो उसके कारण होती है। तो ये अलग अलग सिस्टम, वेदर सिस्टम काम करते हैं, और इतना कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है कि आईएमडी को भी बताने के लिए अगर आप पूछेंगे जनवरी में, उनसे पूछेंगे कि मॉनसून कैसा होगा, तो वो आपको जो बताएंगे वो उससे बहुत अलग होगा जो अप्रैल में बताएंगे, क्योंकि आप जितने करीब हो और जितने कम समय के लिए प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो उतना एक्यूरेट होगा। आप जितना दूर हो और जितने
ज़्यादा समय के लिए कर रहे हैं तो वो एक दिक्कत गलती की है। संभावना बढ़ जाएगी उसमें। क्योंकि आपने जो राजस्थान की जिक्र किया तो एक पानी का सिस्टम आज से ज़्यादा नहीं 30-40 साल पहले तक पानी का सिस्टम, गाँव का तो अपना एक सिस्टम रहता था कि गाँव में पोखर होते थे लोगों के पास, धीरे धीरे ट्यूबवेल व्यूबेल आ गए थे। हैंडपम्प का सिस्टम था ज़्यादातर जगहों पे कि आ चुका था 40 साल 45 साल पहले। लेकिन सबसे बड़ा जो सोर्स होता था, जो मेरे अपने देखे तक 40 साल, मैदानों के गाँवों की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे, और ख़ासकर उन जगहों के लिए जो कि जो कस्बे थे, जो ना पूरी तरह से शहर थे ना पूरी तरह से गांव थे, जहाँ से हम लोग, वहाँ का पानी का क्या सिस्टम था, और वो इतना सिस्टमेटिक सिस्टम था हमारे कस्बों में कम से कम, और वो होता थे कुएं। कुएं इतना सिस्टमेटिक बने होते थे, और इतने, जैसे मेरे अपने देखे में हमारे उसमें कस्बे में 12 कुएं थे। अच्छा। एकदम स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, स्पेसिफिक मोहल्लों को आइडेंटिफाई करते हुए, उनको उनके फोकस को ध्यान में रखते हुए, और फिर धीरे धीरे आज की तारीख में एक भी नहीं बचा है। सबके ऊपर या तो कुछ बन गया या अपने आप वो धीरे धीरे सूख गए कुएं, क्योंकि यूज़ ख़त्म हो गया। धीरे धीरे हैंडपम्प घर घर में लग गए। नहीं तो कुएं की जगत रहती थी और उस जगत पे लोग नहाते थे सुबह। वैसी कुएं के साइड में एक तुलसी का चौरा होता है, वो उसी पे जिसको पूजा करना होता था वही नहा के पूजा कर लेता था, और वो सिस्टमेटिकली हर जगह उसी स्ट्रक्चर में होते थे। तो मैं देखे में 10-12 कुएं थे, और वहीं से पानी पीने का लोग निकालते थे, वहीं से लोगों के नहाने धोने का काम दाम होता था। 40 साल पहले तक, 35-40 साल पहले तक की बात है, 30 जब हम अपने 8-10 साल के उसमें थे। अब वो पूरा का पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब कोई यूज़ नहीं करता ये ले दे के। अब तो खैर उसके बाद सबमर्सिबल पंप और ये सारी चीज़ें आ गई। गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई से भी बहुत सारी जगहों पे आ गई है। नल जल योजना, हाँ, नल जल योजना नहीं, उससे पहले भी जो पुरानी योजना तो वो, और नल जल परियोजना तो गांव के लिए भी है अब। लेकिन वो शहरों में वो उसको नगर पालिका या टाउन एरियाज के लिए वो बन गए हैं। वो टैंक, पहले सप्लाई आई थी जो टैप वाटर सप्लाई है वो पहले आया, तो ये सब अब बन गए वो सब। लेकिन पानी का, मैं कुओं का सिस्टम हमने देखा है एक टाइम पे, बहुत डिपेंडेंसी लोगों की कुओं के ऊपर थी, जो हमारे यहाँ देखते देखते पूरी तरह खत्म हो गई। खैर, मतलब अलग अलग तरीके से पानी को जमा करने की जो प्रवृत्ति है, जैसे राजस्थान में उसे टाका कहते हैं, टाका बनाते हैं ना, और वो सरकारी योजनाएं भी हैं कई जो इस तरह की मदद करती पानी को जमा करना। और जैसे अभी पूछ रहे थे हमारे साथी बसंत, पूछ रहे थे कि ये ट्रेड विंड्स बनती कैसे हैं, तो मतलब ये बसंत अगर मैं बताऊंगा तो इतना वक्त लगेगा इसमें, जैसे क्योंकि धरती अपने एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, उसका भी इसमें अपने आप रोल है। सूरज पानी को गर्म कर रहा है, उसका भी अपने आप में रोल है। तो इक्वेटर के पास जो मैंने कहा गर्म पानी का जमा होना, इन सारे कारणों के कारण है कि सूरज कितना गर्म कर रहा है, धरती कैसे घूम रही है, तो ट्रेड विंड, और अलग अलग वक्त में ये मौसमी कारक अलग अलग तरीके से बदलते हैं। और अब तो जो कई बार बारिश जो हो रही हैं, पहले बारिश जो होती थी, आप अगर लद्दाख गए हों आपने देखा हो, तो एक कोल्ड डेजर्ट है, ऊंचाई पे बरसात नहीं होती, राइट। तो ऊंचाई पे बारिश नहीं होती, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब क्या हो रहा है कि बारिश जो है ज़्यादा उन ऊंचाइयों पे हो रही है जिन ऊंचाइयों पे नहीं, क्योंकि कंडेंसेशन ऊपर हो रहा है। पहले कंडेंस नीचे ही हो जाते थे, तो ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाते थे। तो बारिश जो थी, हम देखते थे ना, बारिश निचले इलाकों में होती थी, तो ऊपरी इलाके सेफ थे। अब जो ऊपरी इलाकों में कंडेंसेशन हो रहा है, वहाँ वनस्पति नहीं है और पहाड़ कमज़ोर है, इसीलिए इतने बड़े बड़े लैंडस्लाइड, वन ऑफ द रीजंस ये भी है। जैसा मैंने धराली में पिछले साल देखा था, उसका एक कारण ये भी था कि ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही। एनीवे, मैं एक बात का इसमें जिक्र करना चाह रहा था कि अब मैंने पिछली बार एक रिकमेंड किया था इस किताब को, उस वक्त मैं उसे पढ़ ही रहा था, 70% पढ़ा था, अभी पूरा पढ़ लिया। तो ये जो किताब है, इसके आधार में कहता है कि मानसून के समय जानबूझ के किताब रिलीज़ की गई है, और ये बहुत बेहतर किताब है, स्टीफन ऑर्टर की लिखी हुई। और अभी मैं मसूरी में था तो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। तो ये किताब बड़ी जोरदार बात बताती है कि अभी वो स्टीफन ऑर्टर साहब जो हैं वो यहाँ से, अमेरिका से इंडिया आए, और इंडिया से वो गोवा जा रहे थे। मैंने कहा गोवा इसमें कौन जाएगा, गोवा में मतलब मुझे ऐसा पता है कि गोवा इस वक्त लोग जाते हैं, मैंने उनसे जानना चाहा, देखने जाते हैं लोग, हाँ बारिश देखने जाते हैं, लेकिन गोवा में वैसे मौसम अभी बड़ा जिससे कहेंगे कि मगी होता है, और लेकिन जब बरसात होती है तो उसका एक अलग मज़ा है जो लगातार होती रहती है ना, बहुत, हाँ नहीं लगा होती है, और काफ़ी सारी होती है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में इस वक्त बारिश, तो उसको देखने के लोग जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बरसात के समय देखी जाती हैं,
जो दिखाई देती हैं वनस्पतियाँ, कीड़े, जैसे आपने सांप का जिक्र किया, बहुत सारे लोग अध्ययन करने के लिए इस वक्त जो वैज्ञानिक हैं वो ये देखते हैं कि इस वक्त बाहर निकलते हैं। तो ये भी बरसात का अपना एक रंग है जो हम। बसंत कुछ कह रहे थे? एक सवाल था मेरा कि हम जब छोटे थे तो अलग अलग बारिश की बात होती कि हथिया बारिश हो रही है, जिसमें बहुत मोटा पानी गिरता था। भादों में जो बारिश हो रही है उसको भी कुछ कहते थे। ये बारिश के भी नाम होते हैं और अभी भी उस तरीके की बारिश होती है, क्योंकि अब शहर में आने के बाद पता भी नहीं चलता है कौन सी बारिश हो रही है। बिल्कुल, आप बैठे हुए तो अगर आप पहाड़ों में देखें, हम तो चौमासा और जगह भी कहते हैं, वहाँ तो 4 महीने चौमासा का कहते हैं, हमारे मतलब इधर होता है 2-3 महीने जो है वो बारिश होगी और सूरज भी नहीं दिखाई देगा, राइट। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो मूलतः बारिश 3 तरीके की होती है, और इस पर मैंने वीडियो भी किया, लिखा भी है बहुत सारे लोगों को, और आराम से आजकल तो गूगल का ज़माना है, ये AI का ज़माना है, तो आप एकदम पूछ भी सकते हैं। बारिश के 3 रूप हैं, जिनमें एक बारिश तो है जिसे हम हिंदी में कहते हैं संवहनीय बारिश, और अंग्रेज़ी में कहते हैं उसको कन्वेक्टिव रेन। यानी वो सिंपल बात है कि इतनी धरती गर्म हो जाती है कि वो हवा ऊपर उठती है और उसके बाद वो ठंडा होकर कंडेंस होकर बरसात होती है, और ये बारिश हमें साल में किसी भी वक्त बहुत गर्मी के बाद थोड़ी देर के लिए जो दिखाई, ये संवहनीय बारिश है। दूसरी बारिश होती है जिसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन को हिंदी में हम, उसका क्लोजेस्ट वर्ड होगा पर्वतीय वर्षा। अगर आप जनरली देखें कि पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो वेस्टर्न घाट्स हों, ईस्टर्न घाट्स हों, जब हवा आती है और वो टकराती है पहाड़ों से तो उसके बाद बरसती है, राइट। वो अपने साथ इतना मॉइस्चर लेके आती है तो बरसती है। लेकिन जो बारिश अभी होती है मॉनसून के समय, उस बारिश के लिए वर्ड है फ्रंटल रेन, अंग्रेजी में ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड। तो वो बारिश तो जैसे हम सब जानते हैं कि मॉनसून के कारण होती है, और वो बहुत लंबा रास्ता तय करती है, राइट। वो वहाँ से उठ के पूरा पैसिफिक और ओशन से वो पार करके जाती है। तो ये 3 तरीके की मेन रेन है, फ्रंटल रेन, ओरोग्राफिक रेन और कन्वेक्टिव संवहनीय बारिश जो है। और जो जाड़ों की हमने बात की, जैसे ये बारिश तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण सारी बरसात होती है, लेकिन जो जाड़ों की बारिश है जो होता है वो जिसे हम कहते हैं ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक अलग वेदर सिस्टम है जो जाड़ों में एक्टिवेट होता है, और वो अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो डिले, पहले वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश आपको जनवरी फरवरी में मिल जाती थी, लेकिन अब वो बारिश काफ़ी उसका वक्त भी इस बार काफ़ी डिले हुआ। तो वो सारे फैक्टर्स हैं अलग अलग। वैज्ञानिक तरीके से तो आपने समझा दिया। ये चौमासे को का बहुत पारंपरिक एक वो माइथोलॉजिकल वो भी है ना कि इस समय चौमासे में माना जाता है कि इतनी बारिश होती है, बेसिकली आप कुछ ऐसे कर नहीं सकते। तो लोगों ने कन्वेंशनल विजडम से इसको ईजाद किया था कि भाई इस समय में सारे देवी देवता भी सोते रहते हैं, कोई पूजा पाठ त्यौहार नहीं, पूजा पाठ नहीं होता, त्यौहार नहीं कोई पड़ता इस चौमासे में, शादियाँ भी नहीं खत्म, शादियाँ नहीं होती हैं चौमासे में, पूजा पाठ नहीं पड़ता, कोई त्यौहार नहीं होता। त्यौहार जब ये खत्म होने को जाएगा, अब अगस्त में वही पहला त्यौहार आएगा, रक्षाबंधन के बाद से फिर से सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन एक जो है वो सब जगह होती होगी और जगह भी होता होगा, जो शिवार्चन है वो तो सावन के महीने में ही शिव ये इनको जो शिवरात्रि ये उनको जल चढ़ाने का ना सावन के महीने में, ये तो अलग ही चीज़ है। लेकिन कन्वेंशनल जो हमारे यहाँ के त्यौहार होते हैं, ये जल चढ़ाना, मुझे लगता है कि ये शिव जी को, इसको हम त्योहारों के उस फॉर्मेट में नहीं रख सकते जो होली दिवाली और हमारे बाकी त्यौहार हैं, या तो ये है। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको दूसरी तरफ जाने, क्योंकि हमारे उसमें लिटरेचर में बहुत सारा बारिश को लेकर बातचीत है, तो कुछ हृदय जी से नहीं, लिटरेचर के मामले में तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। हम इतना जानते हैं कि हमारे सारे पोएट्स ने कुछ न कुछ बारिश को लेके लिखा है, और हमारे सारे फिल्मी गीतकारों ने बारिश को लेके फिल्मों में तो क्या बात है, फिल्मी गीत सबसे पसंदीदा कौन से हैं भाई बसंत? मतलब सबसे पसंदीदा फिल्मी बारिश का गीत बोल के हिसाब से या सीन के हिसाब से, जैसे भी आप मतलब हाल फिलहाल में जो लगान में गाना था, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा, वो मतलब विजुअली भी काफी अच्छा था और सुनने में भी तो वो अच्छा है। और बरसात के दिन गिराए बदरा, तो कई मतलब गाने तो और बोल भी अच्छे हैं। यस, आपको कौन सा पसंद है? था तो यही, अब नहीं लिया है, बट एक गाना और एक, ये तो लग रहा कि जैसे बिना सोचे बस दूसरे का आप लगा। नहीं ऐसा नहीं है, यही था। लेकिन ये खैर फेवरेट की लिस्ट में नहीं है, लेकिन पहला गाना यही दिमाग में आया था।
पर इससे एक गाना और दूसरा है स्मिता पाटिल का अमिताभ बच्चन जी के साथ, आज रपट जाए आज तो रपट हमें जाए, रावड़ी, वो वाला नमक बारिश का हराम। गाना। हाँ, वो मेरे बारिश ख्याल का से गाना। स्मिता पाटिल और और वो अमिताभ मेरे ख्याल से बच्चन पहला और का आखिरी गाना है दुक्का। स्मिता जी का जो उन्होंने कमर्शियल सिनेमा के लिए उस तरीके से पिक्चराइज किया है। इक्का दुक्का फिल्में ही अमिताभ बच्चन के साथ की भी है मेरे ख्याल जी से, हाँ, है ना? वो मैंने पहले हृदयेश, टीवी पे आपका ब्लैक एंड व्हाइट पसंदीदा टीवी पे फिल्मी वही गाना? देखा। मेरा पसंदीदा नहीं, पर मैं थोड़ा चुहल करने के लिए अपने टिप टिप बरसा पानी कहूंगा। हाँ बिल्कुल। मेरा चूंकि मेरा कोई पसंदीदा तो नहीं, पर टिप टिप बरसा पानी को ले लेता हूँ मैं। नहीं, मैं पसंदीदा नहीं, मैं उस पर आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि ये हमेशा से कलाकारों की, डायरेक्टर्स की बरसात जो है एक ऐसा वो है फैंटेसाइज करने का तरीका। नहीं, फैंटिसाइज मतलब एक ऐसी जो ज्यादा जिसे कहते हैं सेंसुअल रोमांस जो है उसको लाने का, हीरो उस सारे हीरो और पैमाने हीरोइन को अगर करीब लाना है उस सारे पैमाने पर मुझे intimacy में, लगता है तो कि फिर यश उनको चोपड़ा बरसात के बादल हाँ। गड़गड़ करने लगते हैं और उसके बाद फिर सारी जो अंतरंग दृश्य के लिए स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ये मुझे लग रहा है सेंसुअल और रोमांटिसाइज जो बारिश का सबसे बढ़िया जो मतलब मेरी अपनी पसंद है, बाकी तो सबकी अपनी पसंद। मुझे लगता है यश चोपड़ा की चांदनी में जो है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, हाँ ये भी वो अच्छा बहुत ही शानदार गाना, मतलब उसका पिक्चराइजेशन जो सेंसुअलाइजेशन आपने वो सारी जो हर पैमाने पर वो गाना खरा उतरता है उस लिहाज से। लगी श्रीदेवी और विनोद खन्ना लगी आज सावन की फिर या ऋषि कपूर, दो मतलब ऋषि कपूर या विनोद खन्ना, दोनों में से किसी के पर ऊपर। राज कपूर और नरगिस का गाना जो है, हाँ, प्यार हुआ इकरार हुआ, हाँ हाँ, वो भी तो बारिश वो भी 420, वो बारिश का है। वो भी बारिश पे, लेकिन बारिश उसके बोल बारिश के बारिश के नहीं है, उसके बोल बारिश के नहीं है, लेकिन वो पिक्चराइजेशन बारिश में ही का है। पिक्चराइजेशन हाँ, है उसका, पिक्चराइजेशन बहुत ही बारिश का शानदार है उसका। वो। लेकिन लिटरेचर का मैं जैसे विनोद कुमार शुक्ल का है अभी तक बारिश नहीं हुई, हरिवंश राय बच्चन का है यह वर्षा ऋतु की संध्या है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है रात में वर्षा, मंगलेश डबराल की बारिश के नाम से ही है एक कविता, दिनेश कुमार शुक्ल चंद्रकूट वर्षा, उदय प्रकाश की वर्षा राग, धर्मवीर भारती ने लिखी है दिन ढले की बारिश। एक कविता में पढ़ के अगर आपको छोटी सी, बहुत छोटी सी है वो बताऊं, वो नरेश सक्सेना की है। अब पता नहीं आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। वो कविता मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको गंभीरता की ओर ले जा रहा हूँ। तो ये कविता जो है इस बारिश में, इसका नाम है, आपने पढ़ी है? नहीं, बहुत प्यारी कविता है। देखो, बारिश की बात तो हम करते हैं, पर बारिश किसके लिए बारिश का महत्व है? जिसके पास ज़मीन है। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो बारिश का क्या करेगा, ये राइटर कहना चाह रहा है यहाँ पर। और उन्होंने अपनी बात लिखी है कि जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, बड़ी पावरफुल पोएम है। जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। कूकती हैं कोयलें, उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सौंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं बैल नहीं, अब नहीं मेरे लिए हल नहीं बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं, मेरे लिए जिसकी नहीं कोई ज़मीन, उसका नहीं कोई आसमान। तो ये कविता है कि बारिश, ये एक तरह से इस बारिश में नरेश सक्सेना की जो कविता है वो ये बताती है कि किसान और बारिश का क्या रिश्ता है, और जो काम करते हैं भूमि में उनका बारिश से क्या रिश्ता है। क्योंकि अगेन मैं बार बार, क्योंकि अपनी ट्रेनिंग की वजह से साइंस की ओर चला जाता हूँ, कि 55% हमारी ज़मीन जो है वो हम इसीलिए मानसून का इतना इंतज़ार करते हैं, वो बारिश पे ही है सारा काम। वो बारिश होती है तभी वो रुपाई होगी, तभी वो सब कुछ काम होगा। तो अब किसी की ज़मीन ही छीन लोगे तो वो क्या बारिश का करेगा, बताओ। अगर उसका क्या मतलब है उसके लिए। ठीक। मैं विनोद कुमार शुक्ल की अभी हाल ही फिलहाल में उनकी जब डेथ हुई थी तो हमने काफ़ी बात भी की थी। विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं अभी तक बारिश नहीं हुई, वो पढ़ देता हूँ, और फिर विकास और बसंत की बारी रहेगी। अभी तक बारिश नहीं हुई, ओह घर के सामने का पेड़ कट गया, कहीं यही कारण तो नहीं। ये कविता बेसिकली उन सारे फैक्टर्स की बात करती है जो हमारे इर्द गिर्द घट रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल, और देखिए विनोद कुमार शुक्ल के ऊपर जाते जाते आरोप क्या लगा कि उन्होंने कभी भी अपने समय आदिवासियों का और उन सब की बात नहीं की, लेकिन इस कविता को इसीलिए मैंने चुना भी, मतलब बारिश से भी जुड़ती है और ऐसे भी। अभी तक बारिश नहीं हुई, ओह घर के सामने का पेड़ कट गया, कहीं यही कारण तो नहीं।
बगुले झुंड में लौटते हुए संध्या के आकाश में बहुत दिनों से नहीं दिखे, एक बगुला भी नहीं दिखा। बचे हुए समीप के तालाब का थोड़ा सा जल भी सूख गया, कहीं यही कारण तो नहीं? जुलाई हो गई, पानी अभी तक नहीं गिरा। पिछली जुलाई में जंगल जितने बचे थे अब उतने नहीं बचे, यही कारण तो नहीं? आदिवासी पेड़ तुम्हें छोड़ नहीं गए और तुम भी जंगल छोड़कर खुद नहीं गए। शहर के फुटपाथों पर अधनंगे बच्चे परिवार के साथ जाते दिखे इस साल, कहीं यही कारण तो नहीं? इस साल का भी अंत हो गया, किंतु परिवार के झुंड में अब की बार छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखे, कहीं यह आदिवासियों के अंत होने का सिलसिला तो नहीं? ये आपने विनोद कुमार शुक्ल की इतनी बढ़िया कविता पढ़ी, और क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ की याद आई तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, जो लोग छत्तीसगढ़ जिन्होंने नहीं देखा है, बस्तर नहीं देखा है, मैं पहाड़ की बात तो अक्सर करता हूँ क्योंकि वो मेरा घर है, लेकिन अगर आपने बरसात में छत्तीसगढ़ जैसा राज्य में बस्तर जैसे इलाके को देखा है तो आपको बस्तर में अगर उतार दिया जाए ना आँख में पट्टी बांध के, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बस्तर में उतारा है या केरल में उतारा है। इट इज सो ब्यूटीफुल। मैं बस्तर तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं गढ़चिरौली के रास्ते कुछ हिस्से तक गया हूँ। उस लगा हुआ है उससे, हाँ, क्योंकि लैंडस्केप एक ही है पूरा बरसात में। लेकिन अगर आप चित्रकूट चले जाएं तो आपको रंग भले इतना साफ नहीं मिलेगा झरनों का, क्योंकि मिट्टी नदी में इंद्रावती में उस वक्त काफ़ी रहेगी, बहुत खूबसूरत कलर देखना है तो आपको थोड़ा रुक के सितंबर अक्टूबर में जाना पड़ेगा, पर उस वक्त उसका जो एक विहंगम दृश्य जो है उन झरनों का मिलता है। ठीक है बसंत, मुझे तो सर कोई कविता याद नहीं आ रही है फिर भी बारिश के बारे में कुछ हाँ अगर कहना तो चाहे। थोड़ा हम अपने उम्र के हिसाब से कह देते हैं। जमाल एहसानी का और एक परवीन साकिर का शेर है, वही मैं पढ़ देता हूँ। एक तो जमाल एहसानी का है कि उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, उसने बारिश में भी खिड़की खोल कर देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। और परवीन साकिर कहती हैं, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती है अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। तो बरसात को प्रेम से काफ़ी जोड़ा गया है। हाँ, बहुत फैंटेसाइज हुआ है और वो है भी। बस विकास सर, बारिश पे एक कविता है फिल्म में, थोड़ा रोमानी हो जाए, फिल्म में है नाना पाटेकर की, बहुत सुंदर। नाना पाटेकर की कविता नहीं है, नाना पाटेकर का वो मोनोलॉग है बारिश पे, और वो मेरे ख्याल से वो नाना पाटेकर जैसा तो अच्छा तो नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, बट कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं, हाँ मेरे दोस्त वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखरों में मिलती है, कुएं पोखरों से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभालती है, फिर आगे निकलती है वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं, उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में कन्नड़ में नीर, बांग्ला में ज्योल कहते हैं, संस्कृत में जिसे वारी नीर, जीवन पे अमृत पे अम्बू भी कहते हैं, ग्रीक में इसे एक्वा प्योरा, अंग्रेजी में इसे वाटर, फ्रेंच में ओ और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी आँख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पर चढ़ जाए तो रुआब बन जाता है। हाँ, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। ये बहुत सुंदर सा मोनोलॉग है नाना पाटेकर का, थोड़ा रुमानी हो जाए फिल्म में। अच्छा। फिल्म भी बहुत अच्छी है। हाँ, और फिल्म है जो है, मतलब मुझे लगता है दुनिया भर के साहित्य में लोगों ने बारिश और इस सब पे, मानसून जैसी उसके ऊपर तो बहुत कुछ लिखा है कि हमारा ही ज्ञान इतना कम है और हमारा एक्सपोजर भी बाकी दुनिया के साहित्य से इतना कम रहता है, ट्रांसलेशन भी बहुत कम हुआ है। तो लेकिन प्राचीन भारतीय उसमें देखें तो बहुत जो संस्कृत में साहित्य में आता है, मेघदूत का जिक्र, मेघदूतम में जो संदेश भेजा कालिदास ने जो लिखा, मतलब यक्ष और यक्षिणी के बीच के प्रेम विरह का वो पूरा है। यक्ष अपने पत्नी को संदेश जो भेजना चाहता है बारिश में, जब उसको याद आती है, और वो तो उस पर है। और क्या मतलब पूरा का पूरा वो संदेश भेजता है मेघ को, बादल को अपना वाहक, संदेश वाहक बनाकर भेजता है, और उसमें पूरी बात कही गई है। तो ये भी मतलब वो अपने आप में मेघदूतम पूरी रचना ही अद्भुत है। ये
तो मेरे ख्याल से बारिश के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की। हृदेश, अगर कुछ बिल्कुल और दिमाग में कोई चीज़ें जो भूले भटके हों तो आप पूरा करें, और फिर हम बिल्कुल, मुझे चर्चा लगता है को अभी बारिश के काफ़ी वक्त बचा हुआ है, तो कुछ आगे भी बात होती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम अपनी बातचीत को रोकने से पहले चाहेंगे कि रिकमेंडेशन भी हम पूरा ही कर लें। तो विकास, सबसे पहले आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए। यही सर, एक रिकमेंडेशन तो यही है जिसके मैंने जिक्र किया, थोड़ा रोमानी हो जाए। ये अमोल पालेकर जी ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म। और इसके अलावा जो है एक रिकमेंडेशन, जो आज हम बात कर रहे थे उमर खालिद की जब सुर्खियों में, तो उन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है जेल से द गार्जियन को, वो। और इस हफ्ते एक सीरीज़ भी देखी सर, राख करके, वो एक अच्छी सीरीज़ है। तो ये 3 रिकमेंडेशन। जी, क्योंकि मैं पिछले दिनों काम में था, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरी रिपोर्ट आई है, अभी तक 2 आई है, आप उन 2 को देखिए, पढ़िए। एक सब्सक्रिप्शन से बाहर है और एक सब्सक्राइबर के लिए है, पेवॉल के पीछे। और हाँ, पेवॉल के पीछे। और तीसरी स्टोरी का इंतज़ार करिए, अगले सप्ताह में वो आपके सामने होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन मेरी स्टोरी होगी इस बार। देश, आपका एक मैं रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, वो ये कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई, जो किस तरह से बच्चे को मेढक बनाया जाता है और उसको फिर घर घर भेजा जाता है, उसके बाद जो प्रसाद इकट्ठा होता है, जो अन्न इकट्ठा होता है, उसका प्रसाद बना के ईश्वर को अर्पित किया जाता है, इंद्रदेव को, और बारिश की कामना की जाती है। एक डॉक्यूमेंट्री है, और वो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ ज़्यादा देखने के लिए जो पत्रकार हैं और जो सोचते हैं कि आज सारा काम जो है वो सरकारी तरीके से हो रहा है, प्रोपोगेंडा ही हो रहा है। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, गवर्नमेंट के लिए बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, गवर्नमेंट के सहयोग से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन पानी की समस्या और उससे लड़ने के उपायों के बारे में प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जो मुझे मिली। आज की नहीं, बहुत पुरानी है। तो जो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने बनाई सरकार के साथ मिलके, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें आपको ये कहानी भी मिलेगी जो आज आपको बताई है। और दूसरा, मैं थोड़ा संकोच के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस किताब का जिक्र किया उसके ऑथर के साथ मैंने इंटरव्यू किया है, तो वो इंटरव्यू शायद पब्लिश होने में भी 1-2 दिन लगेंगे। तो जब ये प्रोग्राम आप पहली बार आपके पास आ रहा होगा तो शायद उसका रिकमेंडेशन लिंक नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने चैनल का लिंक दूंगा, तो उसमें लेटेस्ट वीडियो ये संडे या मंडे को आपको ज़रूर मिल जाएगा। तब तक आप ये प्रोग्राम देख चुके होंगे। पर प्लीज़ उस इंटरव्यू को स्टीफन ऑल्टर के ज़रूर देखिए। वो मैंने मसूरी जाके किया, और उसके बारे में उन्होंने बारिश के रंगों के बारे में और बारिश के बारे में बात की है। और ये किताब भी मॉनसून की सीरीज़ के तहत ही निकाली गई है कि अभी मॉनसून है, तो द फ्रेग्रेंस ऑफ रेन। पर उनके साथ बातचीत, क्योंकि उनकी और भी किताबें हैं जिनमें बिकमिंग ए माउंटेन, वाइल्ड हिमालयाज़, कोबराज गेज, ये सारी किताबें नेचर से जुड़ी हुई हैं, और उनके बारे में मैंने बात की है। तो अगर आप चाहेंगे तो वो इंटरव्यू देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने डॉक्यूमेंट्री कही इससे पहले बरसात की, वो ज़रूर देखिए, उसका लिंक तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप मसूरी गए थे अभी हाल फिलहाल में, कैसा है इस समय मसूरी? मसूरी क्राउडेड है बहुत, लेकिन मैं उसके क्राउड को से बचने के लिए मैं रात को देहरादून में रुका, और देहरादून से सुबह सुबह मसूरी निकला। तो मसूरी जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे लैंडौर के इलाके में जाना था। और आपको मालूम है, जो लोग मसूरी और लैंडौर को जानते हैं, लैंडौर वाले कहते हैं नहीं, लैंडौर वाले कहते हैं कि वी आर नॉट इन मसूरी, वी आर इन लैंडौर। बहुत लैंडौर भी ऐसा है, बहुत मतलब क्राउडेड हो रहा है। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो ये ऐसा है जैसे पूर्वांचल वाले कहते हैं हम लोग बिहारी नहीं हैं। हम लोग बिहारी नहीं हैं। तो वापस आते समय मैंने पूरा जो है देखा कि मुझे तो 2 घंटा लगा, जिस काम में आधा पौन घंटा लगना चाहिए देहरादून से, मसूरी से देहरादून वापस आने में मुझे लगभग 2 घंटा लगा। लेकिन ऊपर जो जा रहे थे वो पूरा रास्ता था रुका हुआ था और धीरे धीरे बढ़ रहा था आगे। तो आजकल देहरादून से मसूरी जाना सीजन में, मतलब आफत को दावत है सीजन में, हाँ, वो 4 घंटे तो आप मान के चलो। मेरे एक मित्र हैं, वो गई लैंडौर जा रही थी उस दिन, तो कही कि उन्होंने को 5 घंटे लगे, उन लोगों को ट्रैफिक में फंसे रहे। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ, अलग अलग जगहों का अलग अलग वो है। ये जो पहाड़ी शहर हैं पुराने, और आप लोगों को ये मैं बताऊं कि मसूरी इज़ द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। मतलब जब हिमालयाज में 1826 में मसूरी में पहली चर्च बनी, यानी वो बसाया गया, शुरुआत हुई, राइट। चर्च से ही पता चलता है ना, जब आते थे अंग्रेज तो पहले चर्च। और 1840 से 41 में नैनीताल बना,
ये दोनों शहर, लेकिन आज ये दोनों शहर इतने कम 150 साल में करीब, तो वो जो है पूरी तरह से मतलब क्रम्बलिंग टाउन है। सही बात और उनको बचाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत शिमला की यही हालत है। अभी भी जो लोग नेचर को पसंद करते हैं, मैं उनको बताऊंगा, मैं नहीं जा पाया लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं क्योंकि बर्ड वॉचिंग पे काफ़ी आजकल वीडियोस कर रहा हूँ, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। लॉन्ग टेल ब्रॉडबिल एक चिड़िया है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो मसूरी के इलाके में ही आके नेस्टिंग करती है, यानी प्रजनन के लिए आती है चिड़िया। बाहर से आती है, साउथ इंडिया में भी होती होगी, साउथ ईस्ट एशिया से भी आती है चिड़िया, और वो इस दौरान वहाँ होती है। मतलब अभी भी इतना रिच फॉरेस्ट है। पर मेरे को जब अतुल में वहाँ गया तो मैंने देखा कि घरों के पास या कुछ निशान बने हुए हैं, तो मैंने वहाँ गाड़ी रोक के पूछा लोगों से ये निशान क्यों बने, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ भी सड़क का चौड़ीकरण होगा। और वो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और फॉलिएज आपको दिखता है इतना घना, वो दिखता है ना, एक जंगल प्लांटेशन नहीं है, वो कई सालों में बना हुआ जंगल है। तो 1826 से 200 साल हो गए, सॉरी मैंने 200 साल हो गए, तो 1826 से 200 साल हो गए आज ठीक मसूरी के, और लगभग 200 साल होने वाले हैं नैनीताल के भी, तो 200 साल के भीतर। नहीं, यही हाल शिमला का है, जो क्रम्बलिंग पूरा स्थिति बता रहे हैं। और शिमला के बारे में एक पूरा का पूरा डाटा है कि वो कितने लोगों के लिए उन्होंने बसाया था, जो वो 7 से 8 हज़ार लोगों का शहर था, और आज वहाँ पे 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। तो उतने घर, उतने ऊपर से उतने सारे होटल, वो बड़ी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़े हो गए जो टूरिज़्म के पर्पस से हैं, जो कि यूज़ नहीं हो रहे हैं वो पूरे टाइम, लेकिन वहाँ बन गए हैं, तो वो सब नुकसान पहुँचा रहे हैं वहाँ पे। वही हालत मसूरी शिमला की और नैनीताल की भी है, इतनी बुरी स्थिति। मेरा रिकमेंडेशन बस एक है, चूँकि हमने पानी पर आज बहुत सारी बात की, तो एक किताब है पुरानी किताब की, मैं पहले भी एक बार रिकमेंड कर चुका हूँ उसको, अनुपम मिश्र की किताब है आज भी खड़े हैं तालाब। वो रेगिस्तान के इलाकों में पानी का जो सिस्टम था, उसके पूरे ढांचे को, उस सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। पूरे देश के ज़्यादातर गाँवों के और दूर दराज के इलाकों में जो पानी को रिचार्ज करने की, पानी को सहेजने की जो पूरी परंपरा है, उसको सहेज के उसको बताती है अलग अलग तरीक़ों से। तो कम्युनिटी, मतलब रेगिस्तान के अलावा भी जगहों में कैसे तालाब बनाए जाते हैं और कैसे कम्युनिटी का रोल होता है। जैसे उन्होंने अलग अलग नामों से लोगों के बारे में बताया है कि जो वहाँ आते थे, बुलई हैं, वो बिना बुलाए आ जाते थे वो बनाने के लिए। किस तरह से आगोर तैयार होता है, किस तरह से कहाँ पर कितनी दूरी पर गड्ढा खोदा जाएगा, कैसे बनेगा, वो सारी प्रक्रिया है। मुझे याद है अनुपम मिश्र सर ने ही मुझे किताब दी थी जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया था। 5 जून को वर्ल्ड पर्यावरण दिवस के दिन, तो बोले कि तुम लोगों को इसी दिन याद आता है जब वो गांधी पीस फाउंडेशन है उसके दफ्तर में, तुम लोगों को आज ही पर्यावरण याद आता है, ये लोग किताब पढ़ो, बाद में इंटरव्यू दूंगा। तो मैंने कहा सर इंटरव्यू तो दे ही दीजिए। फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो 2-3 और किताबें उन्होंने दी थी, वहीं बैठते ही थे वो। जी जी। और वो जो दफ्तर है, बड़ा ऐतिहासिक दफ्तर है, जो हालांकि वो अब तो खाली पड़ा हुआ है, जो इसमें वो बैठते थे गांधी पीस फाउंडेशन में अनुपम जी, उसी दफ्तर में PUCL की स्थापना हुई है। तो वो पुराने डॉक्यूमेंट दिखाने लगे एक बार, उसमें कब PUCL का पहला जब वो बना था तब। और एक पता है, अनुपम मिश्र उन पत्रकारों में थे, उन 2 या 3 पत्रकारों में थे जो चिपको मूवमेंट के समय वास्तव में रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ जाके। तो ठीक बात। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। बारिश पर हमने काफ़ी बात की, इसके अलावा भी और तमाम जो विषय थे हमने उनको पर बातचीत की। आप अपनी राय ज़रूर दें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करेंगे तभी न्यूज़ लॉन्ड्री आगे इस तरह की पत्रकारिता कर पाएगा। जो बसंत की रिपोर्ट का जिक्र हमने किया न्यूज़ लॉन्ड्री पर, और तमाम जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, और हमारे तमाम शो हैं, हमारे पॉडकास्ट हैं, ये सब तभी संभव हैं। पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म के लिए पब्लिक का इसमें इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।